बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर मैथ्स टीचर। इस वीडियो में एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर हर क्वेश्चन के सामने उसका टाइम मेंशन किया है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही सीखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहां पर उस क्वेश्चन के सामने लिखे हुए टाइम पे क्लिक करेंगे और अपने डिजायर्ड क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। हमारे चैनल में ऐसा क्या खास है कि आप हमारी ही वीडियोस देखें? क्योंकि बच्चों, हम आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं बताएंगे, बल्कि उसके पीछे की पूरी मेथडोलॉजी बताएंगे, पूरा बेसिक कंसेप्ट सिखाएंगे, ताकि आपके अंदर ये एबिलिटी पैदा हो सके कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर पाएं। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने से पहले हमने यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए हमने इस एक्सरसाइज के अंदर मौजूद क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी रियल नंबर से। प्यारे बच्चों, हमारे पास नंबर्स की दो मेन कैटेगरीज हैं, एक तरफ रियल नंबर और दूसरी तरफ इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर आपके पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको आप जानते हैं, उनका आप इस्तेमाल करते हैं रियल लाइफ के अंदर, जबकि इमेजिनरी नंबर ऐसे नंबर होते हैं उनका इस्तेमाल रियल लाइफ के अंदर नहीं किया जाता। इनका इस्तेमाल सिर्फ वहाँ पे करते हैं जहाँ पर कोई प्रॉब्लम रियल नंबर के साथ सॉल्व नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको खुद से ही मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर नेगेटिव आए, या चले हम कह देते हैं कि आंसर -1 आए, तो फिर इस क्वेश्चन को आप रियल नंबर के साथ सॉल्व नहीं कर सकते। वहाँ फिर आपको इमेजिनरी नंबर की तरफ जाना पड़ता है, और वो है आयोटा, कि अगर आप आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको -1 मिल जाएगा। ठीक है, अब आयोटा वाले नंबर का इस्तेमाल तो हम रियल लाइफ में नहीं करते ना, इसलिए उनको हम रियल नंबर नहीं कहते। सो सिंपली रियल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनका इस्तेमाल आप रियल लाइफ के अंदर करते हैं, और इन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर ड्रा किया जा सकता है। अब रियल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आ जाते हैं? प्यारे बच्चों, इसमें आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, ये तमाम के तमाम इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। इन सब का इस्तेमाल हम रियल लाइफ के अंदर करते हैं। ठीक है ना, तो ये हैं हमारे रियल नंबर्स। ठीक है, अब रियल नंबर से आगे हमारे पास जो है वो रैशनल और इरैशनल दो मेन पॉइंट्स आ जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनका इस्तेमाल करते हुए, इनको समझते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। बड़े ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत ईजी है। रैशनल नंबर, प्यारे बच्चों, रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। और याद रहे कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है q, वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इस सेट के अंदर या इन नंबर्स के अंदर हमारे पास फ्रैक्शंस होती हैं, जैसे कि हमारे पास 1/2 है, 2/3 है, 5/3 है, 22/7 है, 1/4 है, 4/5 है। तो ये सब क्या है? फ्रैक्शंस हैं। तो ये रैशनल नंबर के अंदर लाई करती हैं। अब क्या कोई नंबर जो डेसिमल की फॉर्म में वो भी आ सकता है इसमें? जी बिल्कुल, वो भी आ सकता है, क्योंकि वो भी बेसिकली फ्रैक्शन से ही आ रहे होते हैं ना। लाइक देखें, 1/2 है तो इसको आप डिवाइड करेंगे 0.5 मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ी सी आपने ध्यान से बात सुननी है। अगर नंबर डेसिमल की फॉर्म में है तो चेक करें कि क्या पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो आते ही जा रहे हैं, लगातार आते ही जा रहे हैं, या ख़त्म हो गए? एक मतलब कि एक आपको लिमिटेड आंसर मिला है, 0.5 हो गया, जैसे 0.32 हो गया, जैसे 0.8 हो गया, जैसे 0.375 हो गया, उसके बाद मजीद कोई डिजिट नहीं आ रहा, बस पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अगर तो ऐसा हो, जो डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल वो टर्मिनेट हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, लगातार चलते ही ना रहें, तो फिर भी आपके पास ये रैशनल नंबर ही होगा। या फिर एक और भी ऑप्शन है, अगर पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो ख़त्म नहीं हो रहे, चलते जा रहे हैं, तो फिर ऐसा है कि अगर उसके अंदर जो है वो रिकरिंग हो, यानी कि वो रिपीट करें खुद को,
जैसे 0.33333333 रिपीटेशन हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो रिपीटेशन है, रिपीटेशन की वजह से भी हम इसको जो है वो इस कैटेगरी के अंदर शामिल करेंगे, जो कि है रैशनल नंबर। यहाँ पे देखें 0.1666666 है, तो 6 खुद को अब रिपीट करता चला जा रहा है, रिपीट करता चला जा रहा है। तो अब ये भी जो है वो हमारे पास रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। ये 0.44444 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन खुद को जो है वो देखिए रिपीट कर रहा है, यहाँ पे रिकरिंग हो रही है, तो इसको भी हम रैशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर ऐड कर लेंगे। तो याद रहे, रैशनल नंबर वो नंबर है जिनको p/q की शक्ल में लिखा जा सकता है, यानी फ्रैक्शन 1/2, 2/3, 5/3, 22/7, 1/4। और अगर वो डेसिमल की फॉर्म में है तो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं वो टर्मिनेट होने चाहिए, लगातार चलते नहीं रहने चाहिए। और अगर लगातार चलते रहे हैं तो फिर उसमें रिकरिंग होनी चाहिए, रिपीटेशन होनी चाहिए, लाइक 0.33333333। तो अब देखिए आगे चलता जा रहा है, ठीक है, लेकिन रिकरिंग हो रही है, सही है। तो इसको भी हम इस कैटेगरी के अंदर ऐड कर लेंगे, ये भी रैशनल नंबर में आ जाएंगे। फिर बात आ जाती है जी रैशनल नंबर्स की। प्यारे बच्चों, इरैशनल नंबर जो होते हैं उसको हम जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन की सूरत में नहीं लिख सकते। जो एक सिंपल फ्रैक्शन होती है ना, उसकी सूरत में हम इसको नहीं लिख सकते, ठीक है ना। अब ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं, ध्यान से बात सुनना, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं वो टर्मिनेट होते ही नहीं है, ना टर्मिनेट होते हैं और ना ही जो एक सीक्वेंस है वो खुद को रिपीट करते हैं, ना टर्मिनेट होते हैं ना उसमें रिकरिंग होती है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या फर्क है, इसमें भी पॉइंट वाला नंबर है, मगर पॉइंट के बाद या तो टर्मिनेट हो जाए सीधा रैशनल, अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा तो फिर रिकरिंग होनी चाहिए, तभी रैशनल में आएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, वो चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, और वो कोई खास पैटर्न को खुद को रिपीट नहीं कर रहे, यानी उसमें रिकरिंग भी नहीं हो रही, तो फिर आपका पास जो है ना ये नंबर आएंगे इरैशनल नंबर्स की कैटेगरी में, ठीक है। फिर सुन ले, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग हैं, ख़त्म नहीं हो रहे, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, और उसमें रिकरिंग भी नहीं हो रही, उसमें रिपीटेशन भी नहीं आ रही, तो फिर आपके पास ये इरैशनल नंबर्स आ जाएंगे। अब इरैशनल नंबर में जो हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं, जैसे 1 है और 4 है, 9 है, 16 है और 25 है, ये वो नंबर्स हैं जो कि कंप्लीट स्केयर हैं। इनके स्केयर रूट के अलावा बाकी जितने भी नंबर आते हैं उनके स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको इरैशनल नंबर मिलेगा। लाइक देखें √2, √3, 4 नहीं क्योंकि 4 कंप्लीट स्केयर है, √5, √6, √7, √8, √9 नहीं क्योंकि 9 कंप्लीट स्केयर है, √10, √11, इन सब के जो आप वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे ना, ठीक है, तो ये आपके पास इसी तरह के मिलेंगे और ये इरैशनल नंबर्स होते हैं। इसके अलावा जो पाई की वैल्यू है 3.141597, ये भी ऐसी चलती रहती है, टर्मिनेट भी नहीं होती और ख़ुद को रिपीट भी नहीं करती, इसलिए ये भी एक हमारे पास इरैशनल नंबर है। इसके अलावा ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के अंदर ई होता है, ई की वैल्यू भी हमारे पास इसी तरह से होती है, वो भी कंटिन्यूसली चलती रहती है और टर्मिनेट नहीं करती, ना ही इसके अंदर रिकरिंग होती है, ना ही खुद को ये रिपीट कर रही होती है, इसलिए ये भी हमारे पास जो है वो इस इरैशनल की कैटेगरी के अंदर आ जाती है। अब बहुत सारे बच्चे कहते होंगे सर देखें यहाँ पे आपने लिखा हुआ 22/7 और यहाँ पे लिखा हुआ आपने पाई, तो पाई तो इक्वल होता है 22/7 के, तो इधर आप कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो है वो एक रैशनल नंबर है और यहाँ पे पाई को आप बोल रहे हैं कि पाई इरैशनल नंबर है, ये क्या बात हुई। तो मैं समझाता हूँ प्यारे बच्चों, ये आपने बुक्स में पढ़ा है कि पाई जो है वो इक्वल टू 22/7 होता है, बट मैं आपको ये बताऊँ पाई की वैल्यू 22/7 की वैल्यू के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है, ये एग्जैक्टली इसकी इक्वल नहीं होती, ठीक है ना। इसलिए ये और चीज़ है, ये और चीज़ है, ये हम मतलब अपनी आसानी के लिए लिख देते हैं कि पाई इज इक्वल टू 22/7, लेकिन पाई की वैल्यू और 22/7 की वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, ये एग्जैक्टली सेम नहीं होती, ठीक है, इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, इसलिए ये दोनों अलग अलग हैं। ओके, तो इसके अंदर जितने भी होते हैं ना, इट इंक्लूड्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल, यानी कि ना ख़त्म होने वाले और ना खुद को रिपीट करने वाले, ना ख़त्म होने वाले और ना खुद को रिपीट करने वाले जो हैं वो जो डिजिट्स होते हैं आफ्टर डेसिमल, और इनको हम इरैशनल कहते हैं। यहाँ पे फिर मैंने एक और पॉइंट लिखा है यहाँ पे, डेसिमल नेवर एंड्स नेवर रिपीट, ना ख़त्म होता है ना रिपीट होते हैं, ना ख़त्म होते हैं ना सीक्वेंस खुद को रिपीट करता है, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं जी, ये हैं हमारे पास इरैशनल नंबर्स। उसके बाद प्यारे बच्चों अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो है जी नंबर्स को प्लेस करना ऑन द नंबर लाइन। तो दो कैटेगरीज होती हैं हमारे पास नंबर की यहाँ पर मेन, एक है जी रैशनल नंबर और एक है इरैशनल नंबर, जिनको हमने इसके ऊपर प्लेस करना है।
तो प्यारे बच्चों, जो कि रैशनल नंबर हैं वो तो बहुत आसान है, उनको प्लेस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने क्या करना है जी, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रा कर लेनी है, उसमें सेंटर में 1.0 लगा देना है, और बेटा आपने अपनी मर्जी से ना कोई भी फासला रख लें, चाहे 1 इंच का रख लें, चाहे 2 इंच का रख लें, जितनी आपको आसानी हो, चाहे सेंटीमीटर्स में रखें, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, बस इतने डिस्टेंस रखने के बाद ना आपने मार्किंग कर लेनी है पॉइंट्स की ऐसे। तो यहाँ जैसे मैंने किया है, ये 0 है तो -1, -2, -3, इधर +1, +2 और +3 आ गया, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने नंबर्स को इसके ऊपर प्लेस करना है। कैसे प्लेस करना है, मेरे पास एक एग्जांपल है जी, ये 2 × 1/3, ठीक है ना। अब इसका मतलब है कि ये अप्रोक्सीमेटली बनता है जी 2.333, ऐसा कुछ बनती है वैल्यू, सही है। तो 2 कंप्लीट है और उससे थोड़ी ज़्यादा है। तो देखिए जी, ये 0, ये 1 और ये 2, ये 2 है ना। अब इस 2 से इस पॉइंट ने आगे जाना है, ये 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है, यानी कि ये 2 और 3 के दरमियान में होगा, ठीक है। अब ये लिखा क्या है, 1/3, 2 कंप्लीट और नेक्स्ट डिजिट का 1/3। तो आपने क्या करना है, 2 और 3 के दरमियान जो स्पेस है इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो एक पॉइंट मैंने यहाँ पर बनाया, एक पॉइंट यहाँ पर बनाया, 1, 2 और ये 3 पार्ट्स हो गए। अब ये है 1/3, यानी कि अगर इस पूरे डिजिट के एक लेंथ के 3 हिस्से किए जाएं तो 3 में से ये एक हिस्सा है। तो ये देखें, ये 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और उसके बाद इन तीनों में से एक हिस्सा सेलेक्ट किया आपने, ये वाला। तो यहाँ पर आ जाता है जी हमारे पास ये 2 × 1/3, यहाँ पर ये पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जो कि हमने इसके ऊपर प्लेस करना था। इस तरीके से आपने डिवाइड कर लेना, ठीक है। इस 1/3 के देखते हुए हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। अगर यहाँ पर होता 1/4 तो हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम देखते कि कहाँ पे हमने मार्क लगाने, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से अब हमारे पास जो इरेशनल नंबर्स हैं, लाइक √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √8 है, इस तरह के जो नंबर्स हैं जो कि इरेशनल हैं, इनको जब हमने नंबर लाइन के ऊपर डिस्प्ले करना है तो वो फिर हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट का पता होना चाहिए। एक तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, वो बेसिकली एक रूल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई होता है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री का एंगल आ गया। फर्ज कर लें ये एंगल थीटा है। थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और नीचे वाली बेस। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये इसको कहते हैं तिरछी साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है बेटा। ओके जी। अब पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि ये जो हाइपोटेन्यूज है ना, इसका स्क्वायर इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। ये देखिए, ठीक है। अच्छा, तो इसके मुताबिक हम लिख सकते हैं h का स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ठीक है। और अगर हमने h की वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो h की वैल्यू मिल जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ओके जी, अब यहां तक आपने सीख लिया। अब ये सारा काम किस तरह से हुआ, मैं आपको अलग से एक पेज के ऊपर ये सारा काम करके दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाए। बाकी नोट्स के तौर पे आपने इसको स्क्रीनशॉट बना लेना और अपने पास सेव कर लेना है। प्यारे बच्चों, इरेशनल नंबर्स जैसा कि √2 हो गया, √3 या √5, इन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से ड्रा किया जाता है ये अभी हम सीखेंगे। इसके लिए आपको एक लाइट पेंसिल चाहिए होगी, एक स्केल चाहिए होगा, और आपको कंपास चाहिए होगी। 90 डिग्री का एंगल ड्रा करने के लिए या तो आपको सेट स्क्वायर चाहिए होगा या फिर आप इसकी हेल्प से भी 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपने स्केल लेना है और ऐसे एक आपने लाइन ड्रा कर लेनी, मैंने पहले से ड्रा करके रखी हुई है। उसके बाद फिर आपने सेंटर में एक पॉइंट मार्क करना है, उसे 0 कह देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने अपनी मर्जी से एक लेंथ डिसाइड करनी है, वो 1/2 इंच हो सकती है, 1 इंच हो सकती है, या 2 इंच भी हो सकती है, अपनी मर्जी से, ठीक है। अच्छा, उतने वक्फे से ना आपने इसके ऊपर निशान लगाने। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए 2 इंचेस का डिस्टेंस रखा है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 इंच, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 इंच, इसी तरह इधर भी, ठीक है ना। तो उसके बाद नंबरिंग कर लेनी है 0, 1, 2, इसी तरह इधर से 0, -1, -2, ठीक है बच्चों। ओके, अब हमने सबसे पहले जो नंबर इस नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है वो है √2। तो उसके लिए बेटा ये करना है आपने कि 0 से 1 तक ये एक लेंथ डिसाइड कर लें। ये 1 यूनिट लेंथ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी 1, ठीक है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, इस 1 पॉइंट के ऊपर ना एक 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। आप ऐसा करेंगे, इसको हम यहाँ पे रखेंगे और इसका जो ये वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये बिल्कुल इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, और ये जो इसकी लाइन है इस लाइन के ऊपर आ जाए। उसके बाद यहाँ 90 डिग्री बनता है, एक निशान लगा लेंगे। फिर आपने क्या करना है, स्केल लेके ना बेटा इसको ना इसके साथ ऐसे ज्वाइन कर देना है। आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी इस तरह से, ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है।
अच्छा, अब जितनी लेंथ ये थी ना, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास 2 इंचज़ है, इसी तरह ना यहाँ पर भी आपने उतनी लेंथ का एक निशान लगा देना, यानी जितनी ये लेंथ है 1 यूनिट लेंथ, तो 1 यूनिट लेंथ आपने इधर भी लगा देनी है जी। ये आपने एक मार्क लगा दिया इसके ऊपर 1 यूनिट लेंथ का। उसके बाद आपने इसको इसके साथ ऐसे ज्वाइन कर देना है, ये ऐसे, ये हो गया, ठीक। तो ये जो आपने देखा कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, ठीक है। और मान लीजिए कि ये इस ट्राइंगल की बेस है और ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसकी लेंथ ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैं इसको मार्कर से हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपके पास ये लेंथ आई है ये 1 यूनिट है, जिस तरह ये 1 यूनिट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अच्छा जी, तो ये जो आपके पास लेंथ बनी ना, ये वाली जो निकल के आई ये लेंथ, ये वाली, ये प्यारे बच्चों लेंथ बराबर होती है √2 के। अब आप पूछेंगे कि सर कैसे √2 के बराबर होती है, तो मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने जो पाइथागोरस थ्योरम है वो पढ़ा होगा, वो ये कहता है कि भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें बेस मान लीजिए 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है, तो इसके मुताबिक 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर यहाँ पर भी क्या होगा, 1 ही होगा। 1 + 1 क्या बन जाता है, 2, ठीक है। इसको वैसे लिखा रहने दें। अब आपको अगर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए, ये तो उसका स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, h का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट आ गया। इसी तरह से फिर इधर भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं जब भी करते हैं। तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको यहाँ पर मिला h = √2। तो ये है ना हमारा हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल का, वो कितना है, √2। अब बेटा जी आपने इस √2 की जो लेंथ है ना उसको इसके ऊपर मार्क करना है, ठीक है। तो जरा देखिए क्या करेंगे उसके लिए, आप इसको कंपास को ऐसे ओपन करेंगे ऐसे, ठीक है बेटा। इसको ओपन करने के बाद ना इसमें ये पेंसिल को ऐसे फिट कर लीजिए, ये मैं इसके अंदर इसको ओपन करके पेंसिल को फिट करता हूँ। ये आगे जी हमारे पास पेंसिल, ये थोड़ा सा इसके बराबर कर लें ऐसे। अब बेटा क्या करना है, आपने टाइट करने के बाद थोड़ा ओपन करेंगे ऐसे, और एक पॉइंट यहाँ पे रखना है कंपास का, और जो पेंसिल वाला पॉइंट है वो दूसरे, बिल्कुल एग्जैक्ट गलती ना हो, वरना आपकी डायग्राम सही नहीं बनेगी। देखिए पिन यहाँ पर और पेंसिल यहाँ पर। ऐसा करने के बाद अब जितनी ये लेंथ है ना, जितना हमने इसको खोला हुआ है, ये लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये √2 के बराबर है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ से इसकी लेंथ के ये जो लेंथ है ये √2 के बराबर है, तो इतनी लेंथ का निशान हम यहाँ पे लगा देंगे। तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है ना ये √2 है, इसलिए ये जो पॉइंट बना ये पॉइंट √2 है। और कुछ बच्चे देखते हैं कि बुक में यूं मार्क किया हुआ है, ऐसे आर्क बनाई हुई है, तो कोई बात नहीं, आप आर्क बना लें। इस तरह से आप आर्क भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे तो सिर्फ निशान लगा लें। तो बेटा ये जो पॉइंट आपके पास आ गया है ये वाला, ठीक है, ये पॉइंट है जी √2। तो आपका ये वाला जो प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आपने ड्रा करना है √3 को और √5 को, तो उसका बड़ा आसान तरीका है, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या करना होता है, आपने इसी तरह से जैसे इस लाइन के ऊपर ये पहली लाइन थी ना, इस पे आपने 1 यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक है। ये आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया 1 यूनिट लेंथ का। उसी तरह आप दोबारा से अब इस लेंथ के ऊपर 1 यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, ठीक है। तो ये आ गई जी मेरे पास पेंसिल, और मैं क्या करता हूं जी, इस सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करते हुए यहां पर ना इसके ऊपर देखें, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर जो है ना एक लाइन ड्रा कर लेता हूं, ये परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। अब इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ हमने रखनी है वो 1 यूनिट, जो कि हमारे पास 2 इंचेस के बराबर है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे बेटा, यहाँ से 2 इंच के ऊपर एक मार्क लगा देंगे जी, ये आ गया हमारा 2 इंचेस वाला मार्क यहाँ पर, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे मार्क कर लिया। अब हम क्या करते हैं, मार्कर से ना इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको नजर आए अच्छे से। ये तो ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ये अगेन बेटा हमारे पास आ गया 1 लेंथ का, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, इस पॉइंट को ना इससे ज्वाइन कर देना ऐसे, ठीक है। मैं मार्कर से करता हूँ ताकि आपको कोई चीज नजर आए। तो बेटा जी ये आपके पास जो लेंथ आ रही है, ये वाली लेंथ, ये वाली, ये लेंथ बराबर होगी √3 के। अब आप बोलेंगे सर हम कैसे मान लें कि √3 के बराबर है, तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए अब आपने क्या करना है जी, यहां पर मैं लिख देता हूं इधर, ये आपको पता चल गया कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अब ये ट्राइंगल आ गया हमारे पास, इसमें ये बेस है
और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो जरा देखिएगा, हम बेस की वैल्यू पुट करें अगर 1, बेस √2 थी बार, चलो मैं इसको √2 कर देता हूँ, कोई बात नहीं, आगे लिख देते हैं। हम इसको परपेंडिकुलर कर लेते हैं, बेस आगे पुट कर देते हैं, वो है √2। ठीक है, ये बेस आ गई, बेस का स्क्वायर और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसका स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा, 2 मिलेगा और ये h स्क्वायर उसी तरह से आ रहा है। अच्छा, ये 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर हुआ 3 के, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपको h की वैल्यू क्या मिलेगी √3, तो हुई ना √3। तो इसका मतलब है यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है ना बेटा वो √3 के बराबर है। अगर आप इस लेंथ को या इस पॉइंट को इस लाइन के ऊपर ड्रा करना चाहते हो तो आप ऐसा करो कि एक कंपास के जो ओपन करेंगे उसके अंदर हमने ऐसे पेंसिल फिट कर देनी है। पेंसिल फिट करने के बाद उसको हम करेंगे यहाँ से थोड़ा सा टाइट, और टाइट करने के बाद इसकी लेंथ के बराबर हम इसको ओपन कर लेंगे। देखो बेटा, ये पेन मैंने यहाँ पे रखी है, अभी पेंसिल थोड़ी ज्यादा खुल गई है, तो यहाँ पे देखें, अब देखें जी बिल्कुल एग्जैक्ट वही मेजरमेंट बन रही है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है ना वो √3 के बराबर ओपन है, तो 0 से लेकर हम यहाँ पर मार्क करेंगे, और बेटा ये हमारा वो पॉइंट आ गया जो कि √3 है। यहाँ पर चाहे तो पूरा आर्क ऐसे ड्रा कर लें, नहीं तो आप इस तरह भी खाली निशान भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। ये बेटा जी अब आपके पास जो लेंथ आई है ना 0 से लेकर यहाँ तक, ये √3 के बराबर है, इसलिए ये जो पॉइंट है ये है √3। अच्छा, अब इसको एग्जामिन करने के लिए कि क्या वाकई ये तरीका वैलिड है, ये गलत तो नहीं है, हम एक और बीच भी चेक करते हैं। वो नंबर है जी 2। अब जो 2 नंबर है ना वो तो रैशनल नहीं है। ठीक है, जरा चेक करते हैं इस तरीके से, क्या 2 इसके ऊपर सही आ रहा है या नहीं, चेक करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे बेटा जी, हम ऐसा करते हैं कि अगेन वही काम जो बार बार कर रहे हैं, जैसे पहली लेंथ के ऊपर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर, फिर इस लेंथ के ऊपर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर, अब इस लेंथ के ऊपर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, यहाँ से ये हमने ऐसे रखा इसको, और उसके बाद यहाँ से ना हमने सेट स्क्वायर की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर ली 90 डिग्री के एंगल पर, और लेंथ हम इसकी कितनी रखते हैं 1 यूनिट लेंथ। 1 यूनिट लेंथ कितनी थी, शुरू में डिसाइड की थी हमने 2 इंच के बराबर होगी 1 यूनिट लेंथ। तो बेटा जी ये आपके पास आ गया जी पॉइंट। ठीक है, और मैं इसको ऐसे मार्क कर देता हूं ताकि आपके लिए क्लियरली विजिबल हो। ओके मेरे बच्चे, अब यहां पर आपने ये निशान लगा लिया, और ये जो लेंथ है वो भी हमारे पास 1 यूनिट ही है। ओके, आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को इससे हम ज्वाइन कर देंगे ऐसे, तो ये आ गया हमारे पास ये। अब देखिए ये √2 था, ये √3 था, ये √4 के बराबर होता है। अब √4 जो है वो हमारा 2 है, वो हमारा जो है वो रैशनल नंबर है, वो इरैशनल नहीं है। लेकिन वैसे टेस्टिंग करने के लिए क्या हमारा ये तरीका ठीक भी है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए देखें। और थोड़ी बहुत गलती की गुंजाइश हो सकती है, क्योंकि हमारी पेन रखते हुए आगे पीछे हो सकती है, पेंसिल आगे पीछे हो सकती है, अगर उसके करीब करीब भी आ गए तो तब भी हमारी बात जो है वो ठीक होगी। देखिए अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना वो है, ये कह रहा है कि इस मेथड के मुताबिक √4 यानी 2 के बराबर है। अब चेक कर लेते हैं वाकई क्या 2 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये देखो बेटा 100% 2 को मीट कर रहा है, इसका मतलब ये तरीका बिल्कुल हमारा वैलिड मेथड है। ये देखो बिल्कुल 2, देख लो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना हमारे पास वो 2 यूनिट के बराबर है, तो 2 पे आ गया। ये देखें √4 क्या होता है 2। अच्छा, लेकिन क्योंकि 4 तो हमारा √4 तो हमारा जो है वो रैशनल नंबर है ना, वो तो इरैशनल नहीं है, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करते। हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, वो क्या है √5। ठीक है ना, तो क्या करेंगे वही तरीका बार बार, अगली बार फिर से हम ऐसा करेंगे कि इस लेंथ के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, वो भी कितना 1 यूनिट लेंथ का, और ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर ये से। ठीक है, अब इस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी रखनी थी हमने 1 यूनिट रखनी थी। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे जी, अगेन हम यहाँ से 1 यूनिट यानी कि 2 इंच के बराबर था, हम एक निशान लगा लेंगे। ये आ गया मेरे बेटा 2 इंच का निशान आ गया, ये ऐसे। ठीक है ना, ये यहाँ पर ये आ गया जी 2 इंच का निशान, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देना है। तो ये जो हमारे पास लेंथ निकल कर आएगी, ये लेंथ आएगी मेरे बेटा √5, ये आ गई √5। अब हमने अगर √5 पॉइंट को इसके ऊपर ड्रा करना है तो पहले हम इसकी लेंथ के बराबर कंपास को ओपन करेंगे। ये देखिए पिन आपने रखनी है इस पॉइंट के ऊपर, और इसको थोड़ा सा मजीद ओपन करेंगे। तो बेटा देखिए ये बिल्कुल अब हमारे पास जो है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूं मैं, ये देखिए बिल्कुल √5 की लेंथ के बराबर ये कंपास खुली हुई है। अब हम 0 से यहाँ पर कंपास को रखेंगे और इधर से लाते हुए ऐसे इस पॉइंट के ऊपर लाएंगे, तो देखें ये हमारे पास 2 से बाहर जाके मिला ये पॉइंट। तो ये वाला जो पॉइंट है मेरे बेटा, ये पॉइंट आ गया हमारे पास √5।
समझ गए? तो इस तरह से देखो आपने √2, √3 और √5 इन तीनों को बनाना सीख लिया। अब आपने ये मेथड सीख लिया। अब अगर कोई भी क्वेश्चन इनमें से आपको दिया जाए, ये इस कंसेप्ट पर बेस करता हुआ क्वेश्चन कोई आपको दिया जाएगा, तो इंशाल्लाह आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि एडिशन से रिलेटेड हैं, इसीलिए इनको एडिटिव प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। और इन प्रॉपर्टीज़ को सीखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इन प्रॉपर्टीज़ को सीखते हैं। ये हमारे पास टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ हैं: क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी हम क्लोजर प्रॉपर्टी से। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? वो ये कहती है कि अगर आपके पास 2 रियल नंबर हैं a एंड b, आप इन दोनों को ऐड करें, तो ऐड करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा ना, वो आंसर भी रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास 2 नंबर हैं, एक 2 है और एक 3 है। इन दोनों को हम ऐड करते हैं, आंसर मिला 5, तो 5 भी रियल नंबर से ही बिलोंग करता है। ठीक, उसके बाद नंबर 2 पे आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यह बताया जाता है कि आपके पास 2 रियल नंबर हैं a और b। अगर आप पहले नंबर में दूसरा नंबर ऐड कर लेते हैं या फिर आप दूसरे नंबर में पहला नंबर ऐड करते हैं, तो दोनों सूरतों में आपको आंसर सेम मिलेगा, यानी a + b बराबर होगा b + a के। एग्जाम्पल देखें, 2 नंबर ले लिए, एक 2 और एक 5, कोई से भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप 2 लिखें, उसमें फिर 5 ऐड करें। अगली बार आप पहले 5 लिखें, उसमें फिर 2 ऐड करें। ठीक है, तो दोनों सूरतों में जो आपको आंसर मिलेगा वो 7 ही मिलेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें हमारे पास 2 की बजाय 3 रियल नंबर हम लेंगे। ठीक है, ए, बी और सी 3 रियल नंबर हो गए। अब हमने क्या करना है, इनमें से कोई से 2 पहले ऐड करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बी और सी को ऐड किया, उसका जो आंसर आएगा ना, उसमें फिर आपने तीसरे को ऐड कर देना है, ए को। ठीक है, पहले बी और सी को ऐड करें, उसका जो आंसर आए उसमें ए ऐड कर लें, या फिर आप पहले ए और बी को ऐड कर लें, उसका जो आंसर आएगा उसमें सी को ऐड कर लें, तो दोनों का जो आंसर है वो आपको सेम मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 रियल नंबर हैं, 2, 3 एंड 5। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले 3 और 5 को ऐड करेंगे, उसका आंसर आएगा 8, फिर उस 8 में हम जो है वो 2 को ऐड करेंगे, मिल गया 10। इसी तरह यहां पर देखिए, पहले हमने 2 और 3 को ऐड कर लिया, उसका आंसर आया हमारे पास 5, उस 5 में फिर हमने ये वाला ऐड किया 5, तो मिल गया 10। तो देख सकते हैं आप कि पहले हमने इन दोनों को ऐड किया, उसके आंसर में इसे ऐड किया, फिर हमने इन दोनों को ऐड किया और उसके आंसर में हमने इसको ऐड किया, तो दोनों तरफ जो आपको आंसर मिलता है वो सेम ही मिलता है। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, वो है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसको आप पूरा एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास एक ऐसा नंबर होता है जिसको किसी भी रियल नंबर में आप ऐड करेंगे तो आपका नंबर चेंज नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रियल नंबर है जी 5। अब 5 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि 5 5 ही रहे, तो अंडरस्टूड सी बात है जी 0। ठीक है, तो 5 में 0 ऐड करेंगे तो वो 5 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये जो 0 है ना, 0 है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। कौन सी वाली आइडेंटिटी? एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में भी होती है, इसलिए साथ में पूरा लिखा करें एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है हमारे पास 0, ऐसा नंबर जिसको किसी भी नंबर में ऐड करें रियल नंबर में तो वो चेंज ना हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जी a + 0 कर लें या 0 + a कर लें, वो a ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ओके, उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि एडिटिव इनवर्स है। प्यारे बच्चों, एडिटिव इनवर्स आपके पास एक ऐसा नंबर होता है जिसको आप दूसरे नंबर में ऐड करें तो आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिले, यानी 0 आंसर मिले, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी तो 0 होती है। ठीक है, ऐसा नंबर जिसको दूसरे नंबर में ऐड करें तो आपको आंसर 0 मिले। ठीक हो गया, यानी एडिटिव आइडेंटिटी मिले। तो देखिए ये a है, a के अंदर अगर आप -a को ऐड करेंगे तो आपको आंसर 0 मिलेगा, या -a के अंदर आप a को ऐड करेंगे तो भी आपको आंसर 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर जो -a है ना, वो इसका एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव इनवर्स है, सॉरी। और जो a है ना, वो -a का क्या है? एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। अब बच्चों इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और ये भी आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, और ये भी हमारे पास 5 ही प्रॉपर्टी हैं: क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव
और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। स्टार्ट करेंगे जी हम क्लोजर प्रॉपर्टी से। यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि आपके पास दो रियल नंबर हैं ए एंड बी, ठीक है, और अगर आप इन दो रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो आंसर भी रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। फिर से सुने, अगर आपके पास दो रियल नंबर हैं ए और बी और आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका आंसर मिलेगा वो आंसर भी आपको रियल नंबर से मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। देखिए हमारे पास दो नंबर हैं, एक 2 और एक 5। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर मिला 10, ठीक है। तो 2 भी रियल नंबर था, 5 भी रियल नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आया वो भी रियल नंबर है, ठीक है। इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें हम दो रियल नंबर सपोज करते हैं ए और बी, ठीक है। ए और बी दो रियल नंबर है। अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई कर लेता हूं या फिर बी को ए से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो दोनों का जो आंसर है वो मुझे सेम मिलेगा, यानी ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, ठीक है। और इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो दो रियल नंबर ले लीजिए, एक 2 और एक 3। अब मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो भी मुझे 6 मिलेगा, या फिर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो भी मुझे 6 ही मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर अगेन हम तीन रियल नंबर सपोज करेंगे ए, बी एंड सी, ठीक है। और हम क्या करेंगे, पहले कोई से दो को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, लाइक बी और सी, और उसका जो आंसर आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरी बार पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखेंगे कि दोनों के आंसर आपको सेम मिलेंगे, यानी ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटू सी या ए बी मल्टीप्लाई बाय सी करें तो आपको आंसर सेम मिलेगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में हम तीन रियल नंबर्स ले लेते हैं, 2, 3 एंड 5, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले 3 और 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ, उसका जो आंसर आएगा ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 2 30। अगली बार क्या करता हूँ, अगली बार मैं 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, उसका जो आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। 2 3 द 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो भी 30। तो देख सकते हैं दोनों तरफ आपको आंसर सेम मिल रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आपके पास एक ऐसा नंबर होता है जिसको किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर मिले क्या, सेम टू सेम, उसमें चेंजिंग ना आए, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ए हमारे पास एक रियल नंबर है, उसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपको ए ही मिला, या 1 को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए ही मिला। तो याद रखें कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास ऐसा नंबर होता है जिसको किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर सेम टू सेम रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो 1 होती है जी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, याद रखना, भूलना नहीं, इसको ऑब्जेक्टिव में आता है। एग्जाम्पल, 5 हमारा एक रियल नंबर है, उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 ही मिलेगा, या 1 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिर भी आपको 5 ही मिलेगा। तो यहाँ पर जो 1 है वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है जी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन वाला है ना, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हमारे पास एक ऐसा नंबर होता है जिसको किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1, ठीक है। तो देखिए ए है ना, मैं ए को किस से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 1 आएगा, 1/a से, ठीक है। या 1/a को किस से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर मेरे पास जो है वो 1 आएगा, सिंपली ए से, क्योंकि ए से कटेगा तो 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह एग्जाम्पल में हमारे पास 7 एक नंबर है, ठीक है, एक रियल नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, यानी ऐसा नंबर जिससे मैं इसे मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 1 मिले, ठीक है। तो 7 को 1/7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 1 मिलेगा, या 1/7 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या मिलेगा, 1, ठीक हो गया। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट बच्चों, अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जरा गौर से सुनिएगा। यहाँ पे आप देखिए एक नंबर है जी ए, रियल नंबर ए है, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक ब्रैकेट से, और ब्रैकेट के अंदर दो रियल नंबर ऐड हो रहे हैं, ए इंटू बी प्लस सी। जब आप इस ए को इस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए बी, प्लस ए को सी से मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा ए सी, ठीक है। अब जरा गौर कीजिए, ये ए किस साइड पर है, ये हमारी लेफ्ट साइड पर है,
और ये ए इनसे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और जिनसे मल्टीप्लाई हो रहा है एक ब्रैकेट जो है उसके अंदर वो दो टर्म्स क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, ऐसा ही है। तो हम इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्योंकि अगर देखा जाए तो ए इन दोनों में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। देखिए बी को भी मिल गया और सी को भी मिल गया। अब ए क्योंकि लेफ्ट साइड पर था तो बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। हो क्या रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट से, उस ब्रैकेट के अंदर चीजें जो है वो ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, तो बोलेंगे ओवर एडिशन। तो फिर देखें हमारे पास ए एक नंबर है, रियल नंबर, जो कि लेफ्ट साइड पर है और वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए को भी मिल जाएगा और सी को भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं जिस प्रॉपर्टी को लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसी तरह नीचे आ जाइए, यहां पर एक रियल नंबर ए है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है एक ब्रैकेट से, और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है बी माइनस सी, दो रियल नंबर्स माइनस हो रही है। तो यहां पर भी देखिए ये ए किस साइड पर है, लेफ्ट साइड पर है, ठीक है। और इस ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बी को भी मिल जाएगा और यहां पर सी को भी मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया ये, ठीक है। तो देखिए हम इसको पढ़ेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ए लेफ्ट साइड पर है जिसने मल्टीप्लाई होना है, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ए इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर चीजें क्या हो रही है, माइनस। यहां ब्रैकेट के अंदर चीजें प्लस हो रही थी ना तो लिखा था ओवर एडिशन, यहां ब्रैकेट के अंदर चीजें माइनस हो रही है तो लिखेंगे ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अब यहां देखिए अगेन हमारे पास एक ब्रैकेट आ गई ए प्लस बी, जिसमें दो रियल नंबर है ए और बी, और साथ में एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है सी, ठीक है। अब की बार ये जो सी है यानी मल्टीप्लाई होने वाला नंबर है ना, वो राइट साइड पर आ गया, ठीक है, क्योंकि पहले देखिए एक नंबर था वो लेफ्ट साइड पर था। तो अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी भी ऐसा ही होगा, ए सी बन जाएगा, और याद रखिएगा सी को आपने लिखना राइट साइड पर ही है, और बी को सी से मल्टीप्लाई किया तो ये बी सी बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, अभी भी देखिए ये सी ना इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ऐसा ही है, तो अगेन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव ला आएगा, और सी किस साइड पर है, राइट साइड पर है, तो बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सी क्या हो रहा है ब्रैकेट से, मल्टीप्लाई, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। क्यों, क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के अंदर वो दोनों ऐड हो रही हैं, तो एडिशन आएगा। फिर नीचे देखिए, अब यहां पर a माइनस बी है, सिर्फ प्लस की जगह माइनस आ गया, साथ में c उसी तरह राइट साइड पर है, तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा ए सी माइनस बी सी, सी राइट साइड पर है। अब c क्या हुआ, इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव ला, तो c किस साइड पर था, राइट साइड पर था, क्या हो रहा था ब्रैकेट से, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दोनों जो रियल नंबर है वो माइनस हो रहे हैं, तो ओवर सब्ट्रैक्शन आया। जब ये दोनों प्लस हो रहे थे तो ओवर एडिशन आया था, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जी रियल नंबर के हवाले से, ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। वो है जी हमारे पास पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बच्चों ये कहती है कि एक रियल नंबर की अपनी जो वैल्यू है वो एक उसकी अपनी यूनिक वैल्यू होती है, वो किसी दूसरे के इक्वल नहीं हो सकती। लेट्स सपोज अब हमारे पास एक रियल नंबर है जी 2, तो 2 सिर्फ 2 के इक्वल ही हो सकता है, 2 कभी भी 3 के इक्वल नहीं होगा या किसी भी और नंबर के इक्वल नहीं होगा, 2 हमेशा 2 के इक्वल ही रहेगा। सो फॉर ऑल रियल नंबर a इज इक्वल टू ए, ठीक है, फॉर ऑल रियल नंबर a, या कोई हम एक रियल नंबर ले लेते हैं a जिसका ताल्लुक रियल नंबर से है, तो a सिर्फ a के इक्वल ही होगा, ये किसी और रियल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी है जी हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसमें कहता है कि हमारे पास दो रियल नंबर हैं a और b, ठीक है, अगर a b के इक्वल है तो फिर b भी a के इक्वल ही होगा, इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी आ जाती है प्यारे बच्चों हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, कहती है कि अगर a b के इक्वल है, हमारे पास पहले ये सपोज करेंगे a b और c तीनों क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, ठीक है, तो अगर a b के इक्वल है, इसको पढ़ते हैं एंड b c के इक्वल है, तो फिर a भी c के इक्वल होगा। अब इस बात का क्या मतलब है, देखो ये a है, कहा जा रहा है इक्वल है b के, हम समझते हैं एक बंदे का नाम है जिसकी हाइट जो है वो इतनी है, ठीक है, a की हाइट और b की हाइट क्या है, बराबर है, ये आ गई b की हाइट, ठीक है, और फिर उसके बाद ये कह रहा है एंड b इज इक्वल टू c, तो जितनी b की हाइट है उतनी c की हाइट भी है, तो तीसरा बंदा आ गया c, उसकी हाइट भी इतनी, देखें अब इसकी हाइट इसके बराबर है और इसकी हाइट इसके बराबर है, तो इसका मतलब इन तीनों की हाइट आपस में बराबर है। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि a की हाइट
और सी की हाइट भी आपस में बराबर है। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो फिर ए भी सी के इक्वल होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और उसके बाद फिर नेक्स्ट है जी हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी एडिशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। इस बात को भी ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि आपके पास 3 नंबर हैं ए बी और सी जिनका ताल्लुक है जी रियल नंबर से। ठीक है, और अगर इसमें ए जो है वो बराबर है बी के, अगर ए बी के बराबर है, ठीक है, तो फिर ए प्लस सी भी बराबर होगा बी प्लस सी से। समझ गए? अच्छा, मैं बताता हूँ आपको। देखो फर्ज कर लो ये दोनों वही बंदे हैं ए और बी, और इसकी हाइट जो है वो हमारे पास है इतनी। ठीक है, और इसकी हाइट भी हमारे पास उतनी है क्योंकि दोनों क्या हैं, बराबर हाइट के हैं। सही है। अच्छा, तो ए इज इक्वल टू बी, ये मैंने बात लिख दी। अब वो कहता है कि अगर आप इसके अंदर जो है वो सी ऐड कर लेते हैं और उस तरफ भी सी ऐड कर लेते हैं तो तब भी ये दोनों क्या रहेंगे, बराबर। तो फर्ज कर लें सी जो है ना वो हमारे पास एक लेंथ है 2 सेंटीमीटर की। हम 2 सेंटीमीटर की लेंथ इसमें भी ऐड कर लेते हैं और 2 सेंटीमीटर की लेंथ इसमें भी ऐड कर लेते हैं। तो अब देखिए, अब भी इनकी जो टोटल हाइट है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। समझ गए हो? इसलिए अगर 2 नंबर इक्वल हैं तो उनके अंदर कोई भी आप सेम नंबर ऐड कर दो, इधर भी बेशक 3 ऐड कर दो, इधर भी 3 ऐड कर दो। ठीक है, तो रिजल्ट आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। अगर आपको फिर भी मुश्किल हो रही है तो मैं आपको एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ। देखो आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, इस स्क्वायर के अंदर एक लेंथ है और एक विड्थ है, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो लेंथ होगी वो विड्थ के इक्वल होगी। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो फिर विड्थ भी कितनी होगी हमारे पास, वो भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। अब इसमें हम एक लेंथ और ऐड कर लेते हैं जी, c इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो इधर भी हम ऐड कर लेते हैं जी, l प्लस सी इज इक्वल टू w प्लस सी। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, और ये भी 10 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। ये कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। तो देखा आपने कि अगर 2 नंबर इक्वल हैं, जैसे लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल हैं, तो इनके अंदर कोई सेम नंबर आप ऐड कर देंगे तो तब भी वो इक्वल ही रहेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में अगेन ये कहेगा आपसे कि आपके पास रियल नंबर है जी ए बी और सी जिनका ताल्लुक रियल नंबर से है, और अगर ऐसा है कि ए जो है वो बी के बराबर है, अगर ए बी के बराबर है तो फिर अगर आप दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर दें, यानी इसको भी सी से मल्टीप्लाई करें, इसको भी सी से मल्टीप्लाई करें, तो ए सी और बी सी वो भी दोनों आपस में बराबर होंगे। इसका भी मसला अभी हल कर लेते हैं। यही आप एग्जांपल ले लेते हैं जी, ये एक आपके पास लेंथ है और एक विड्थ है, दोनों क्या हैं, बराबर हैं। लेंथ 10 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है, वो भी 10 सेंटीमीटर, दोनों बराबर हैं, यानी L इज इक्वल टू W। ठीक है, चाहे तो आप इसको ए बी का नाम दे दो, ए भी 10 और बी भी 10। ओके, और आप क्या करो, कोई भी एक नंबर जो कि हमने यहाँ पे सपोज किया था सी, वही ले लेते हैं, सी एक नंबर था, दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एल सी इज इक्वल टू सी डब्ल्यू कह लें। ठीक है, इधर भी सी से मल्टीप्लाई, इधर भी सी से मल्टीप्लाई, तो 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर, क्या बन गया, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या बन गया, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर भी क्या मिले आपको, सेम टू सेम मिले। इसलिए बच्चों याद रखो कि अगर 2 नंबर इक्वल हैं और उनके साथ कोई भी सेम नंबर आप मल्टीप्लाई कर लेते हो तो वो बाद में भी क्या रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, अच्छा। उसके बाद फिर नेक्स्ट है जी कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें आपको क्या कहा जा रहा है, इसमें आपको कहा जा रहा है कि आपके पास एक इक्वेशन है a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो देखिए इधर भी c है, इधर भी c है। ठीक है, अगर आप चाहें तो दोनों तरफ कोई भी आप काम करना चाहें, ऐड करना चाहें, सब्ट्रैक्ट करना चाहें, आप कर लेते हैं ना। आप इधर भी c सब्ट्रैक्ट कर लें और इधर भी जो है वो c को सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ये c इससे कट जाएगा, ये c इससे कट जाएगा। ठीक है, आपके पास a इज इक्वल टू बी मिल जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हमने दोनों तरफ माइनस c को ऐड किया और हमारे पास a इज इक्वल टू बी आ गया। इसी तरह नेक्स्ट है कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें जो इक्वेशन हमें दी गई है वो दी गई है जी ए सी इज इक्वल टू बी सी, दोनों तरफ क्या है, c मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इधर भी c से डिवाइड कर लें, इधर भी c से डिवाइड कर लें,
ठीक है, या सिंपली क्या लें, 1/c से इधर भी मल्टीप्लाई कर दे, 1/c से इधर भी मल्टीप्लाई कर दे, c से कट जाएगा, सो a इज इक्वल्स टू b आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास ऑर्डर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इनइक्वलिटी से ताल्लुक़ रखती हैं और ये आपको हेल्प करेंगी क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने में। ठीक है, तो आ जाते हैं जी सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कि है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। इसमें कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई रियल नंबर है a और b, ठीक है, या आप जैसे यहाँ पे लिखा है इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू द रियल नंबर। आपके पास कुछ रियल नंबर है a और b, एक आ गया a और एक आ गया b। तो कहा जा रहा है कि आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी, या तो a जो है वो b के बराबर होगा, या फिर a b से बड़ा होगा, या फिर a जो है वो b से छोटा होगा। कोई एक प्रॉपर्टी हो सकती है, दो नहीं हो सकती। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद आती है जी हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? कहती है फॉर ऑल a b c बिलोंग टू द रियल नंबर। अगर आपके पास a b और c ये 3 जो हैं वो रियल नंबर्स हैं, यानी इनका ताल्लुक रियल नंबर से है, तो फिर क्या होगा? अब कहा जा रहा है a इज़ ग्रेटर देन b, यानी a बड़ा है b से, आगे लिखा है एंड, और b बड़ा है c से, b इज़ आल्सो ग्रेटर देन c। इसका मतलब है कि a सबसे बड़ा, उससे छोटा b और सबसे छोटा c। तो फिर ये कह रहा है कि a जो है वो भी c से छोटा होगा। मैं आपको बताता हूँ, देखो इस सीक्वेंस में देखो, a सबसे बड़ा, मैं इसकी हाइट बना देता हूँ जी, ये सबसे बड़ी हाइट, b से छोटा थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ। अब जो c है वो b से छोटा है, तो इसकी हाइट में और कम कर दूँ, देखो ऐसे बना दिया। अब देख के ही आपको पता चल जाएगा कि जो a है वो c से भी बड़ा है। देखो a जो c था वो सबसे छोटा था, उससे बड़ा b था, उससे बड़ा a था। तो अगर c जो है वो b से छोटा है तो फिर c a से भी छोटा होगा। ये आप डायग्राम देख के पता चला सकते हैं, इसलिए कहा गया a इज़ ग्रेटर देन c, या c इज़ ग्रेटर देन a की बात है। ठीक है, उसके बाद नीचे देखें, अगर a जो है वो छोटा है b से, यानी कि जो आपके पास a है वो स्मॉलर है b से, एंड b इज स्मॉलर देन c, और b छोटा है c से, इसको एंड पढ़ते हैं एंड b स्मॉलर देन c। अब देखो c सबसे बड़ा, उससे छोटा b और उससे छोटा a, तो अब हम सबसे बड़ी लेंथ बनाएंगे c की। अब उससे छोटा b है तो इसकी हाइट थोड़ी कम कर लेते हैं, और b से भी छोटा a है तो इसकी लेंथ और हम कम कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया। तो अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि a जो है वो c से भी क्या है, लेस है। a c से भी लेस है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जी a इज़ लेस देन c। इसको हम कहते हैं जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें भी पहले हम बताएंगे जी हमारे पास कुछ रियल नंबर हैं a b और c। मैंने यहाँ पर पहले ही नोट करके रखे हुए a b और c, ये 3 आ गए हमारे पास रियल नंबर। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर a जो है वो बड़ा है b से, ठीक है, तो फिर a प्लस c भी बड़ा होगा b प्लस c से। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से ये समझाता हूँ। देखो भाई, हमारे पास 2 नंबर हैं, कहा जा रहा है a बड़ा है b छोटा है, तो a की वैल्यू मैं ले लेता हूँ जी यहाँ पर 4, और b की वैल्यू ले लेता हूँ जी 2, क्योंकि b छोटा है, तो 4 इज़ ग्रेटर देन 2, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, 4 बड़ा है 2 छोटा है, 4 a है और 2 जो है वो b है। अब इन दोनों में ना एक नंबर ऐड किया गया c, इधर भी और उधर भी, तो कोई भी नंबर c ले लें, 1 ले लेते हैं हम। ठीक है, इधर भी ऐड कर देता हूँ 1 को, इधर भी ऐड कर देता हूँ 1 को, यानी आपने सेम नंबर दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब ये क्या बन गया, 5 इज़ ग्रेटर देन 3, तो अभी बिल्कुल ठीक है, ये 5 जो है वो 3 से ग्रेटर ही है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर a जो है वो b से बड़ा है तो फिर a प्लस c भी बड़ा होगा b प्लस c से। इसी तरह से यहाँ पर आ जाए, इधर जो है वो a इज़ लेस देन b है, a इज़ लेस देन b, a की वैल्यू b से कम है। ठीक है, तो हम कह लेते हैं कि a की वैल्यू है 3 और b की कोई वैल्यू ले लेते हैं, चलें 4 ले लें, क्योंकि b बड़ा है और a छोटा है। ठीक है, अब अगर दोनों तरफ आप कोई भी नंबर, सेम नंबर देखें, जहाँ पे c ऐड किया, कोई भी नंबर ऐड कर दो, इस बार मैं 2 ऐड कर देता हूँ, 3 + 2 और 4 + 2, 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, 4 + 2 क्या हो जाएगा 6। तो अभी भी देखें 6 इज़ ग्रेटर देन 5, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये साइड अभी इससे क्या है, बड़ी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके पास a छोटा है b से, तो फिर a प्लस c भी छोटा होगा b प्लस c से। इसे हम बोलते हैं एडिटिव
प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब हम मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड बात करेंगे, ध्यान से बात सुनिएगा बच्चों। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है जी कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू द रियल नंबर, यानी आपके पास ए और बी और सी जो है वो रियल नंबर है। मैं ठहरे पहले थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ ताकि आपको फिर आसानी से मैं समझा सकूँ। देखो बच्चों, आ गया हमारे पास पहली प्रॉपर्टी के पहली बात कि ए बी और सी तीनों का ताल्लुक रियल नंबर्स के साथ है, ठीक है। और जो ए है ना वो लेस देन बी है, ठीक है। अगर ए लेस देन बी है तो फिर कह रहा है कि जो ए सी होगा ना वो भी लेस देन बी सी होगा। बात समझ गए? देखिए हम यहाँ पे इस चीज़ को ना एग्जाम्पल से ही समझेंगे। हम ले लेते हैं जी दो नंबर, ठीक है। ए छोटा है बी बड़ा है तो हम इधर नंबर ले लेते हैं जी 2 ले लेते हैं, छोटा नंबर है, और बी बड़ा है तो इसकी वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, ठीक है, कि 2 इज लेस देन 3। अब वो कहता है कि अगर इनके साथ दोनों तरफ आप कोई नंबर सेम नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इधर भी और इधर भी सेम नंबर, तो फिर भी ये साइड छोटी रहेगी इस साइड से। अच्छा चेक कर लेते हैं हम, कोई भी नंबर लेट कर लेते हैं, लेट c इज इक्वल टू 2, ठीक है। इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और फिर देखिए क्या ये सही है या गलत है। 2 टू द 4, 3 टू द 6, तो देखिए अब भी 4 इज लेस देन 6, बिल्कुल ठीक है। तो ये बात सही साबित होगी कि अगर आपके पास a जो है वो लेस देन b है, ठीक है, तो फिर ए सी भी लेस देन बी सी होगा। लेकिन एक शर्त है यहाँ पर, वो शर्त क्या है? c शुड बी ग्रेटर देन 0। c शुड बी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब है c को पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे नंबर जो ग्रेटर देन 0 होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना बच्चों। अच्छा अब इसी के साथ बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ देखिए, a इज लेस देन b, सेम टू सेम वही कंडीशन, c की वैल्यू जो है वो लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, अगर नेगेटिव हुई तो फिर इसका साइन इन्वर्ट हो जाएगा। देखें ये लेस देन चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन के अंदर। कैसे, मैं आपको अभी समझाता हूँ यही बात। वही नंबर ले लेते हैं जी हम यहाँ पर, 2 इज ग्रेटर देन 3, बिल्कुल ठीक है, 2 छोटा है 3 बड़ा है, और हम दोनों तरफ ना एक नंबर c से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि पहले c जो है वो ग्रेटर देन 0 था, अब लेस देन 0, यानी कि c की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में होगी। c की वैल्यू अब नेगेटिव में होगी। -1 ले लेते हैं, ठीक है, इधर भी -1 से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर भी -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये बन जाएगा -2 इज लेस देन -3। अब ये कह रहा है कि -2 जो है वो छोटा है, -3 बड़ा है, जो कि गलत है, ठीक है ना। -3 जो है वो छोटा है, -2 बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो असल में उतनी ही छोटी होती है, समझ गए। तो -3 जो है वो स्मॉलर है, -2 ग्रेटर है, जबकि ये कह रहा है कि -3 ग्रेटर है, -2 स्मॉलर है। इसलिए यहाँ पे हमें साइन को इन्वर्ट करने की ज़रूरत है, अब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? जब दोनों तरफ आप नेगेटिव साइन, तो बेटा ये रूल है, याद रखें, जब भी इन इक्वलिटी के दोनों तरफ आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा, इसका साइन, ग्रेटर देन को लेस देन में और लेस देन को ग्रेटर देन में बदलना पड़ेगा। तो इस तरह से आपकी एक ये प्रॉपर्टी और दूसरी ये दोनों इकट्ठी सॉल्व हो गई। उसके बाद इसके ऊपर आ जाइए। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ a इज लेस देन b, अगर a जो है वो b से छोटा है, तो फिर जो आपके पास कोई नंबर है c, उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें ना, इधर भी और उधर भी, यानी a c, तो वो a c भी आपके पास ग्रेटर होगा। सॉरी कौन सा वाला था? a लेस देन b, हाँ ठीक है, तो वो भी आपके पास जो है वो क्या होगा? ग्रेटर देन b c होगा, ठीक है। अगर c की वैल्यू क्या हुई? नेगेटिव हुई। अगर c की वैल्यू क्या हुई? नेगेटिव हुई, ठीक है। a लेस देन b होगा अगर आप दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई करें, यानी इधर भी c से मल्टीप्लाई करें, इधर भी c से मल्टीप्लाई करें, और c हुआ -1, c हुआ -1 या नेगेटिव नंबर ले लो कोई भी, ठीक है, तो इसका साइन इन्वर्ट हो जाएगा। जो बात अभी आपको बता के लाए हैं, सही है। इसको भी अभी साबित करते हैं। 2 इज लेस देन b, सॉरी a इज लेस देन b है, तो हम ले लेते हैं जी, एक नंबर है जी हमारे पास 2 और b है हमारे पास 3, ठीक है। और दोनों तरफ हम क्या करते हैं जी? नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 इधर मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद 3 के साथ -1 इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन जाएगा -2 इज लेस देन -3। अगेन वही मसला, गलत है ये,
-3 बड़ा नहीं है, -2 बड़ा है, तो हमें यहाँ पे साइन को इन्वर्ट करने की ज़रूरत है ऐसे, ठीक है। तो इसलिए जब भी ए और बी के दरमियान ऐसा रिलेशन आ जाए कि ए इज़ लेस देन बी और आप दोनों तरफ एक नेगेटिव नंबर सी से मल्टीप्लाई करें, तो नेगेटिव नंबर से जब भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, तो इसको साइन को इन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसे हो जाएगा। इसी तरह ये जो पॉजिटिव वाली प्रॉपर्टी है, इसमें जब सी पॉजिटिव होगा वो भी करके बता देता हूँ आपको मैं। ए इज़ ग्रेटर देन बी है यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी, और कहा जा रहा है कि फिर ए सी भी ग्रेटर होगा बी सी से, यानी सेम साइन रहेगी। कैसे, मैं अभी बताता हूँ आपको। ए क्या था हमारे पास, ग्रेटर देन बी है, तो ए को हम ले लेते हैं 3 और बी को ले लेते हैं जी हम 2, क्योंकि ए बड़ा है बी छोटा है। अभी दोनों तरफ हम जो है वो पॉजिटिव नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या चले हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं अब की बार, ताकि आपको पता चले कि नंबर चेंज करने से भी फ़र्क नहीं पड़ता। 3 3 द 9 और 3 2 द 6, देखिए 9 बड़ा है 6 छोटा है, 9 इज़ ग्रेटर देन 6, तो बिल्कुल ठीक है। तो अगर ए और बी में ताल्लुक है ऐसा कि ए बड़ा है बी से, आप दोनों तरफ किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो कि सी एक पॉजिटिव नंबर हमने लिया जो कि हमारे पास प्लस का 3 था, तो तब भी ए सी जो है वो बी सी से बड़ा होता है। लेकिन जब आप इसको अगेन नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन को इन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मैंने 2-3 बार ये बात बता दी है, उम्मीद है आपको ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा बोर्ड को साफ़ कर लेते हैं और साफ़ करके दोबारा से नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाएंगे। लीजिए हमारा बोर्ड हो रहा है साफ, और उसके बाद फिर हम आएंगे लास्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। लास्ट में है जी हमारे पास ये वाला कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, और अगर ए ग्रेटर है बी से एंड सी ग्रेटर है डी से, तो तब आपके पास जो है वो ए सी ग्रेटर होगा बी डी से। देखो मेरे बच्चों, ये ए बी और ये सी डी चारों डिफरेंट नंबर हैं। अब आपको एक बात बताई जा रही है कि ए जो है वो बड़ा है बी से, दूसरी तरफ बताई जा रही है सी जो है वो बड़ा है डी से। आपको नहीं पता ये नंबर्स क्या हैं, ठीक है। सपोज कर लेते हैं ए बड़ा है बी छोटा है ना, तो ए को रख लेते हैं 3, ठीक है, और बी को रख लेते हैं 2। अच्छा, और यहाँ पे सी, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, सी इज ग्रेटर देन डी, हाँ ग्रेटर देन डी, ठीक है। तो सी बड़ा है डी छोटा है, इसको रख लेते हैं जी हम 5, और डी को रख लेते हैं जी हम 4। ऐसे रख ले, कुछ भी वैल्यू रख लो, बस इतना ख्याल रखना कि जिधर बड़ी वैल्यू है उधर बड़ा नंबर लिखो, छोटी वैल्यू की तरफ छोटा नंबर लिखो। अच्छा, अब उसने क्या किया, उसने ये किया कि जो बड़ी साइड वाले नंबर है ना, यानी कि देखो यहाँ पे ए ग्रेटर है, यहाँ पे सी ग्रेटर है, उसने दोनों ग्रेटर नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका 3 ग्रेटर है, इसका जो है वो 5 ग्रेटर है, तो 3 को और 5 को उसने मल्टीप्लाई किया। और दूसरी तरफ जो है वो दोनों स्मॉलर नंबर को, ये देखें, ये b लेस देन a था और d लेस देन c था, ये दोनों लेस देन वाले, इनको मल्टीप्लाई किया। एक आ गया हमारे पास b, और b की वैल्यू क्या थी हमारे पास, b की वैल्यू कहाँ गई, b ये रहा 2, और d की वैल्यू क्या रही 4, ठीक है। अब ज़रा देखो क्या वाकई ये बात ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। 5 3 दा 15 और 2 4 दा 8, तो आपको वो बात बता रहा है, वो बिल्कुल ठीक बता रहा है। वो कह रहा है कि अगर a ग्रेटर देन b है और c ग्रेटर देन d है, ये बड़ा है ये बड़ा है, दोनों बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे एक तरफ और दोनों छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे एक तरफ, तो फिर जो है ना ये बड़े नंबर वाली मल्टीप्लिकेशन हमेशा बड़ी होगी छोटे नंबर वाली मल्टीप्लिकेशन से। क्लियर? इसी तरह सेम टू सेम आपने नीचे वाला भी कर लेना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम जाते हैं जी इसकी जो डिवीजन वाली प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर। अब डिवीजन वाली प्रॉपर्टीज़ में वो बात क्या करता है, वो कहता है जी आपके पास जो a है वो लेस देन है b के, a और b और c तीनों क्या हैं, रियल नंबर, ठीक है। और आप क्या करते हैं जी, इनको डिवाइड करते हैं किसी सेम नंबर से जो कि पॉजिटिव नंबर है c, ठीक है। तो फिर भी a बाई सी जो है वो लेस देन ही रहेगा b बाई सी से। अच्छा, ट्राई कर लेते हैं अभी। क्या बताया उसने कि a जो है वो क्या है, लेस देन b है, ओके। तो इसका मतलब a छोटा है b बड़ा है। इसकी वैल्यू ले लेते हैं जी हम 4 और इसकी वैल्यू ले लेते हैं जी हम 10 बड़ा है 4 छोटा है, ठीक है, मान लिया, ओके। अब वो कहता है किसी पॉजिटिव नंबर से, इफ c इज ग्रेटर देन 0, किसी भी पॉजिटिव नंबर से इनको डिवाइड कर लो। चलो 2 ले लेते हैं, 2 पॉजिटिव नंबर इधर भी और 2 पॉजिटिव नंबर इधर भी, तो फिर भी जो है ना ये वाला नंबर जो है वो लेस देन रहेगा इस नंबर से। 2 2 द 4 और 2 5 द 10, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई, ये देखो 2 इज लेस देन 5 आ गया, ठीक है।
तो ये प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास, जिसको हम डिवीजन की प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर ए बी से छोटा है और आप दोनों तरफ सी से डिवाइड करते हो जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, तो फिर ए बाय सी भी छोटा होगा बी बाय सी से। इसी तरह से आपने इसको भी चेक कर लेना है कि अगर ए बड़ा है बी से तो फिर पॉजिटिव नंबर को नीचे डिवाइड करेंगे ए बाय सी बी बाय सी, तो वो भी फिर हमारे पास ए बाय सी बड़ा होगा बी बाय सी से। नेक्स्ट पे आ जाए ये नेगेटिव नंबर वाला जो है यहाँ पे। अब नेगेटिव नंबर में पहली इसकी जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि आपके पास जो ए और बी है ना, ए लेस देन बी है। अच्छा ठीक है, ए लेस देन बी है। अगर ए लेस देन बी है तो आप किसी ऐसे नंबर से इनको डिवाइड करें जो कि लेस देन ज़ीरो है, यानी नेगेटिव नंबर। सी इज़ लेस देन ज़ीरो का मतलब सी इज़ अ नेगेटिव नंबर, ठीक है ना, नेगेटिव नंबर आएगा सी, उससे डिवाइड करो तो इनके साइन इन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब कि मैं जैसे ही एक नेगेटिव नंबर से इनको डिवाइड कर लेता हूँ, ए बाय नेगेटिव सी कर लेते हैं, ठीक है, समझाने के लिए कह रहा हूँ, वैसे अभी मैंने सी लिखा, नेगेटिव नंबर होगा ये, और इधर बी को भी सी से डिवाइड कर लेते हैं जो कि एक नेगेटिव नंबर है, तो फिर जो ये वाला साइन है ना ये इन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर से इनइक्वलिटी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो या नेगेटिव नंबर से इक्वलिटी के दोनों तरफ जो है वो डिवीजन करो, याद रखना साइन लाजमी इन्वर्ट करना आपने, ठीक है। मैं अभी साबित करके बताता हूँ कैसे क्यों करना है हमने। हम ले लेते हैं जी दो नंबर, एक है हमारे पास ए जो कि छोटा है, बी बड़ा है, तो फिर वही नंबर ले लेते हैं 4, और 4 इज़ लेस देन 10, बिल्कुल ठीक है, 4 इज़ लेस देन 10 ही होता है, ओके। अब हम इसको जो है वो नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर लेते हैं जी, -2 ले लेते हैं, इधर भी -2 ले लेंगे, इधर भी, तो ये 2 1 2 2 2 4 माइनस का 2 आएगा, और 2 1 2 2 2 5 तो माइनस का 5 आएगा। अब ये कह रहा है इसके मुताबिक कि -5 बड़ा है, -2 छोटा है, गलत, बिल्कुल गलत। तो क्या करना पड़ेगा, साइन को इन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले इधर था तो अब क्या होगा, इधर को हो जाएगा, -2 इज़ ग्रेटर देन -5। इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है वो इफ़ ए इज़ लेस देन बी है तो फिर ए बाय सी ग्रेटर देन बी बाय सी होगा इफ़ सी इज़ अ नेगेटिव नंबर, ठीक है। इसी तरह से ये वाली प्रॉपर्टी भी आप सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद फिर आ जाती है हमारी लास्ट प्रॉपर्टी, और वो है जी रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी, वो नेक्स्ट बोर्ड पे जाके हम सीखते हैं। ओके बच्चों, लास्ट प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। इसमें कहा जा रहा है कि अगर आपके पास ए और बी दोनों रियल नंबर्स हैं, ठीक है, और ए जो है वो लेस देन बी है, तो फिर जो इनका रेसिप्रोकल लेंगे ना 1/a, वो लेस देन नहीं होगा, वो ग्रेटर देन 1/b होगा। अच्छा चलो चेक कर लेते हैं अभी इसको। हम यहाँ पे हम ये सपोज कर लेते हैं जी हमारे पास एक नंबर है जी, वो नंबर है लेट्स सपोज 5 है, ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा नंबर है, ठीक है, यहाँ पे वो नंबर है हमारे पास 10 है, ठीक है, 10 ग्रेटर है और 5 स्मॉलर है। अब हम इनके रेसिप्रोकल लेते हैं। अगर इसको 1/5 कर दिया जाए, इसको ऐसे ही रखते हैं, और इसको 1/10 कर दिया जाए, तो क्या आंसर आएगा, 1/5 करेंगे तो 0.2, ऐसे ही कुछ आंसर आएगा। 1/10 करेंगे तो 0 पॉइंट आएगा हमारे पास 1। अब ज़रा देखो कि ये है 0.1 और ये है 0.2। 0.2 बड़ा है, 0.1 छोटा है, मगर ये क्या कह रहा है 0.2 छोटा है, 0.1 बड़ा है, जो कि गलत है। इसलिए जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो साइन को क्या करना पड़ेगा, इन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, लेस देन को ग्रेटर देन में चेंज कर लेंगे। इसी तरह से जो आपके पास ए इज़ ग्रेटर देन बी है ना बेटा, तो इसमें भी जब आप इनके रेसिप्रोकल लेंगे 1/a और 1/b करेंगे तो लेस देन का साइन जो है वो ग्रेटर देन के अंदर, ग्रेटर देन का साइन जो है वो लेस देन 1 के अंदर बदल जाएगा। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे उनको हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर लिए। अब हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरैशनल नंबर। ये आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनमें से आपने पहचान करनी है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरैशनल है, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी पार्ट नंबर 1 से। अब यहाँ पे आपको एक नंबर दिया गया है 2.353535, ठीक है। तो बच्चों आपको ये रूल बताया गया था कि अगर नंबर जो है वो डेसिमल की फॉर्म में है तो फिर आप पहला पॉइंट ये चेक करें कि पॉइंट के बाद आने वाले डिजिट्स टर्मिनेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, यानी किसी एक पॉइंट पे जाके खत्म हो रहे हैं कि नहीं खत्म हो रहे। ये देखिए 353535 के बाद आगे खत्म हो गए। अगर तो खत्म हो गए, टर्मिनेट हो गए, तो टर्मिनेट होना इस चीज को इंडिकेट करेगा कि ये रैशनल नंबर है, वहीं से पता चल जाएगा आपको, ठीक है। दूसरी चीज क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। यह है 0.6 और 6 के ऊपर लगा हुआ बार।
अब 6 के ऊपर लगे हुए बार का मतलब है कि ये है 0.66666 चलता जा रहा है, टर्मिनेट हो ही नहीं रहा। अब देखिए ये भी हमारा एक डेसिमल वाला नंबर है जिसमें पॉइंट के बाद का जो डिजिट्स है वो टर्मिनेट हो ही नहीं रहा, ठीक है। अच्छा, अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा तो फिर एक और शर्त भी होती है, वो भी चेक करो कि क्या यहाँ पे रिकरिंग हो रही है, यानी एक नंबर खुद को बार बार रिपीट कर रहा है। बिल्कुल हो रहा है, ये देखिए। और अगर रिकरिंग हो गई, खुद को रिपीट करने लग गया, ठीक है, तो भी ये रैशनल ही होगा। तो आप इसको रैशनल की कैटेगरी में लेके आएंगे, ठीक है ना। तो दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अगर डेसिमल के बाद जो डिजिट सारे टर्मिनेट हो गए, उधर ही पता लग जाएगा क्या है, रैशनल। अगर टर्मिनेट ना हो जैसे ये हैं, तो फिर एक और चीज चेक करनी पड़ती है कि क्या यहाँ पे रिकरिंग हो रही है, बार बार आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर भी रैशनल है, अगर रिकरिंग ना हुई तो फिर हमारे पास वो इररेशनल होगा। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर जो है वो खुद को रिपीट कर रहा है, इसलिए ये भी रैशनल है। उसके बाद नेक्स्ट पे आइए 3 वाला 2.236067। अब देखिए पॉइंट वाला नंबर है ये, और पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स आए और उसके बाद आगे खत्म हो गए डिजिट्स, ठीक है। तो पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं वो टर्मिनेट हो गई। इसका मतलब है टर्मिनेट होना इस चीज को इंडिकेट करेगा कि ये हमारे पास रैशनल है, तो हमने इसको रैशनल की कैटेगरी में रखा। उसके बाद ये अंडर रूट आ गया। अब प्यारे बच्चों याद रखो कि वो नंबर जिनका कंप्लीट स्क्वायर बनता है, जैसे 1 और 1 के बाद आता है 4, 2 का मुकम्मल स्क्वायर होता है। उसके बाद जो 9 है, 9 3 का कंप्लीट स्क्वायर होता है। उसके बाद 16 है, वो 4 का कंप्लीट स्क्वायर होता है। उसके बाद 25 है, वो 5 का कंप्लीट स्क्वायर होता है। इनके अलावा जो आपके पास नंबर्स आते हैं ना, ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स कह लें आप, ठीक है, वो उन सब का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमेशा आपके पास इररेशनल ही होंगे। अब देखें ये 7 है ना, तो 7 तो किसी भी का कोई कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इसके ऊपर अगर अंडर रूट आ गया तो बेटा ये हमेशा क्या होगा, इररेशनल होगा। ये बात याद रखिए, मैंने आपको इसकी लॉजिक बता दी। उसके बाद आता है जी ई जो है वो बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के अंदर यूज होता है और इसकी एक वैल्यू होती है। वो वैल्यू क्या होती है, इसके सामने लिखता हूं मैं, ई इज इक्वल टू होता है जी 2.71821 चलता जा रहा है, टर्मिनेट नहीं होता। और दूसरी बात कि डिजिट्स जो है वो खास सीक्वेंस को रिपीट भी नहीं करते, रिकरिंग भी नहीं हो रही, ठीक है, और साथ में ये लगातार चलते जा रहे, टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, ना टर्मिनेट हो रही है और ना ही ये रिकरिंग हो रही है यहाँ पे, यानी दोबारा भी डिजिट्स जो है वो खुद को एक सीक्वेंस को रिपीट नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है फिर ये क्या होगा, इररेशनल, इसलिए ई की वैल्यू इररेशनल है, ठीक है। फिर आता है पाई की वैल्यू। तो पाई जो है आपके पास, पाई होता है ये 3.141592 और ये भी आगे चलते जा रहे होते, यानी खत्म नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग, चलते ही जा रहा है। और दूसरी बात कि खास जो सीक्वेंस होता है नंबर्स का वो खुद को रिपीट भी नहीं करता। तो यहाँ पे रिकरिंग भी नहीं हो रही और खत्म भी ये नहीं हो रहे, खत्म नहीं हो रहे, रिकरिंग भी नहीं हो रही, तो मतलब सीधा इररेशनल, ठीक है। उसके बाद फिर ये आ गया हमारे पास 5 प्लस अंडर रूट 11। अब ये बात ध्यान से सुनिएगा बेटा। अब मैंने आपको बताया कि 1 4 9 16 25, ठीक है ना, ये 2 का कंप्लीट स्क्वायर, ये 3 का कंप्लीट स्क्वायर, ये 4 का, ये 5 का। अगर कोई नंबर किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है और उसके ऊपर अंडर रूट आ जाता है तो वो क्या होता है, इररेशनल। तो 11 किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया तो ये इररेशनल है। और इररेशनल नंबर के अंदर आप कोई भी नंबर ऐड करेंगे इस तरह का, ठीक है, तो वो फिर भी क्या रहेगा, इररेशनल ही रहेगा। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। फर्ज करो ये एक हमारे पास एक इररेशनल नंबर है, ठीक है, इसमें अगर मैं 5 ऐड कर लेता हूँ, समझने के लिए बता देता हूँ आपको 5, तो क्या बन जाएगा, ये 8.141592। तो देखिए अगेन हमारे पास ये डेसिमल नंबर आ गया जिसमें जो डिजिट्स हैं वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे और टर्मिनेट ना होने के साथ साथ खुद को रिकरिंग भी नहीं हो रही है, ना टर्मिनेशन हो रही है ना रिकरिंग हो रही है, इसलिए इररेशनल। तो याद रखो कि अगर इररेशनल नंबर के अंदर आप कोई भी इस तरह का रियल नंबर ऐड करेंगे तो भी आपको आंसर इररेशनल ही मिलेगा। उसके बाद ये देखिए अंडर रूट 3 और अंडर रूट 13, ये भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है किसी का, ये भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है किसी का, ये भी इररेशनल है, ये भी इररेशनल है। और 2 इररेशनल नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो आंसर फिर भी आपको इररेशनल ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी 15/4। ये तो आप रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताया जाता है कि जिस नंबर को p/q यानी p/q की शक्ल में लिखा जा सके और q जो है वो 0 के इक्वल ना हो, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है, उसे देख के पता चल जाएगा ये रैशनल है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास ये वाला, इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। पहले आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। देखो भाई यहाँ पे लिखा हुआ जी 2 माइनस अंडर रूट 2, ठीक है, और उसके बाद 2 प्लस अंडर रूट 2 आ गया, सही है। तो यहाँ पे पहले 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 to the 4, फिर 2 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into अंडर रूट 2 बन जाएगा,
फिर आप -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू √2, फिर -√2 को आप +√2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिफरेंट साइन हो तो आंसर नेगेटिव आता है, ठीक है। √2 का स्केयर बन जाएगा। अब देखो जरा, यहाँ पे 4 एज इट इज रहेगा, ये है प्लस का 2 इंटू √2, ये है माइनस का 2 इंटू √2, दोनों आपस में कट जाएंगे और ये स्केयर रूट से कट जाएगा और माइनस ये, और इधर आंसर आएगा 2। तो 4 में से आप 2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 2। अब देखिए 2 को जो है ना, 2 को आप यूं तो लिख सकते हैं ना, 2 डिवाइडेड बाय 1 इसके इक्वल होता है ना ये, तो ये फ्रैक्शन की सूरत में लिखा रह सकता है p/q की सूरत में, इसलिए हमारे पास ये रैशनल नंबर है। और आपकी न्यू बुक के अंदर यहाँ पे इरेशनल लिखा हुआ है, वो मिस्टेक है, ठीक है। फिर आप लोग बार बार कमेंट करते हैं कि सर इसका आंसर गलत आ रहा है, ये आंसर बिल्कुल ठीक है, ये रैशनल है, बुक में ये रैशनल लिखा हुआ है वो गलत है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं और आपने इन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर 2 है, ये दोनों पार्ट बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा मुख्तलिफ हैं। इनको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करने का तरीका थोड़ा अलग है क्योंकि ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये मैंने इनके सॉल्यूशंस तो शो किए हैं आपको, लेकिन मैं आपको एक पेज के ऊपर ये सॉल्व करके बताता हूँ। अब हमने सबसे पहले जो नंबर इस नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है वो है √2। तो उसके लिए बेटा ये करना आपने कि 0 से 1 तक ये एक लेंथ डिसाइड कर लें, ये 1 यूनिट लेंथ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी 1, ठीक है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, इस 1 पॉइंट के ऊपर ना एक 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। आप ऐसा करेंगे, इसको हम यहाँ पे रखेंगे और इसका जो ये वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये बिल्कुल इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, और ये जो इसकी लाइन है इस लाइन के ऊपर आ जाए। उसके बाद यहाँ 90 डिग्री बनता है, एक निशान लगा लेंगे। फिर आपने क्या करना है, स्केल लेके ना बेटा इसको ना इसके साथ ऐसे ज्वाइन कर देना है, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी इस तरह से, ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है। अच्छा, अब जितनी लेंथ ये थी ना, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास 2 इंचज़ है, इसी तरह ना यहाँ पर भी आपने उतनी लेंथ का एक निशान लगा देना, यानी जितनी ये लेंथ है 1 यूनिट लेंथ, तो 1 यूनिट लेंथ आपने इधर भी लगा देनी है जी, ये आपने एक मार्क लगा दिया इसके ऊपर 1 यूनिट लेंथ का। उसके बाद आपने इसको इसके साथ ऐसे ज्वाइन कर देना है, ये ऐसे, ये हो गया, ठीक। तो ये जो आपने देखा कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, ठीक है। और मान लीजिए कि ये इस ट्रायंगल की बेस है और ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसकी लेंथ ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैं इसको मार्कर से हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपके पास ये लेंथ आई है ये 1 यूनिट है, जिस तरह ये 1 यूनिट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अच्छा जी, तो ये जो आपके पास लेंथ बनी ना, ये वाली जो निकल के आई ये लेंथ, ये वाली, ये प्यारे बच्चों लेंथ बराबर होती है √2 के। अब आप पूछेंगे कि सर कैसे √2 के बराबर होती है, तो मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने जो पाइथागोरस थ्योरम है वो पढ़ा होगा, वो ये कहता है कि भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें बेस मान लीजिए 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है, तो इसके मुताबिक 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर यहाँ पर भी क्या होगा, 1 ही होगा, 1 + 1 क्या बन जाता है 2, ठीक है। इसको वैसे लिखा रहने दें। अब आपको अगर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए, ये तो उसका स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, h का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट आ गया। इसी तरह से फिर इधर भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं जब भी करते हैं, तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको यहाँ पर मिला h = √2। तो ये है ना हमारा हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल का, वो कितना है √2। अब बेटा जी आपने इस √2 की जो लेंथ है ना उसको इसके ऊपर मार्क करना है, ठीक है। तो जरा देखिए क्या करेंगे उसके लिए, आप इसको कंपास को ऐसे ओपन करेंगे ऐसे, ठीक है बेटा। इसको ओपन करने के बाद ना इसमें ये पेंसिल को ऐसे फिट कर लीजिए, ये मैं इसके अंदर इसको ओपन करके पेंसिल को फिट करता हूँ, ये आगे जी हमारे पास पेंसिल, ये थोड़ा सा इसके बराबर कर लें ऐसे। अब बेटा क्या करना है, आपने टाइट करने के बाद थोड़ा ओपन करेंगे ऐसे, और एक पॉइंट यहाँ पे रखना है कंपास का, और जो पेंसिल वाला पॉइंट है वो दूसरे, बिल्कुल एग्जैक्ट, गलती ना हो वरना आपकी डायग्राम सही नहीं बनेगी। देखिए पिन यहाँ पर, पेंसिल यहाँ पर। ऐसा करने के बाद अब जितनी ये लेंथ है ना, जितना हमने इसको खोला हुआ है, ये लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये √2 के बराबर है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ से इसकी लेंथ के ये जो लेंथ है ये √2 के बराबर है,
तो इतनी लेंथ का निशान हम यहाँ पे लगा देंगे। तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है ना ये √2 है, इसलिए ये जो पॉइंट बना ये पॉइंट √2 है। और कुछ बच्चे देखते हैं कि बुक में यूं मार्क किया हुआ है, ऐसे आर्क बनाई हुई है, तो कोई बात नहीं, आप आर्क बना लें। इस तरह से आप आर्क भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे तो सिर्फ निशान लगा लें। तो बेटा जी ये जो पॉइंट आपके पास आ गया है ये वाला, ठीक है, ये पॉइंट है जी √2। तो आपका ये वाला जो प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आपने ड्रा करना है √3 को और √5 को, तो उसका बड़ा आसान तरीका है, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या करना होता है, आपने इसी तरह से जैसे इस लाइन के ऊपर ये पहली लाइन थी ना, इस पे आपने 1 यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक है, ये आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया 1 यूनिट लेंथ का। उसी तरह आप दोबारा से अब इस लेंथ के ऊपर 1 यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, ठीक है। तो ये आ गई जी मेरे पास पेंसिल, और मैं क्या करता हूं जी, इस सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करते हुए यहां पर ना इसके ऊपर देखें, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर जो है ना एक लाइन ड्रा कर लेता हूं, ये परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। अब इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ हमने रखनी है वो 1 यूनिट जो कि हमारे पास 2 इंचेस के बराबर है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे बेटा, यहाँ से 2 इंच के ऊपर एक मार्क लगा देंगे जी, ये आ गया हमारा 2 इंचेस वाला मार्क यहाँ पर, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे मार्क कर लिया। अब हम क्या करते हैं, मार्कर से ना इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको नजर आए अच्छे से। ये तो ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ये अगेन बेटा हमारे पास आ गया 1 लेंथ का, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, इस पॉइंट को ना इससे ज्वाइन कर देना ऐसे, ठीक है। मैं मार्कर से करता हूँ ताकि आपको कोई चीज नजर आए। तो बेटा जी ये आपके पास जो लेंथ आ रही है ये वाली लेंथ, ये वाली, ये लेंथ बराबर होगी √3 के। अब आप बोलेंगे सर हम कैसे मान लें कि √3 के बराबर है, तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इधर, ये आपको पता चल गया कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अब ये ट्राइंगल आ गया हमारे पास, इसमें ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो जरा देखिएगा, हम बेस की वैल्यू पुट करें अगर 1, बेस √2 थी बार, चलो मैं इसको √2 कर देता हूँ, कोई बात नहीं, आगे लिख देते हैं। हम इसको परपेंडिकुलर कर लेते हैं, बेस आगे पुट कर देते हैं, वो है √2, ठीक है। ये बेस आ गई, बेस का स्क्वायर और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसका स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा, 2 मिलेगा, और ये h स्क्वायर उसी तरह से आ रहा है। अच्छा ये 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर हुआ 3 के, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपको h की वैल्यू क्या मिलेगी √3, तो हुई ना √3। तो इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है ना बेटा वो √3 के बराबर है। अगर आप इस लेंथ को या इस पॉइंट को इस लाइन के ऊपर ड्रा करना चाहते हो तो आप ऐसा करो कि एक कंपास के जो ओपन करेंगे उसके अंदर हमने ऐसे पेंसिल फिट कर देनी है। पेंसिल फिट करने के बाद उसको हम करेंगे यहाँ से थोड़ा सा टाइट, और टाइट करने के बाद इसकी लेंथ के बराबर हम इसको ओपन कर लेंगे। देखो बेटा ये पेन मैंने यहाँ पे रखी है, अभी पेंसिल थोड़ी ज्यादा खुल गई है, तो यहाँ पे देखें, अब देखें जी बिल्कुल एग्जैक्ट वही मेजरमेंट बन रही है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है ना वो √3 के बराबर ओपन है, तो 0 से लेकर हम यहाँ पर मार्क करेंगे, और बेटा ये हमारा वो पॉइंट आ गया जो कि √3 है। यहाँ पर चाहे तो पूरा आर्क ऐसे ड्रा कर लें, नहीं तो आप इस तरह भी खाली निशान भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। ये बेटा जी अब आपके पास जो लेंथ आई है ना 0 से लेकर यहाँ तक ये √3 के बराबर है, इसलिए ये जो पॉइंट है ये है √3। उसके बाद आप आ जाए जी पार्ट नंबर 3 के ऊपर, जो कि है हमारे पास 4 × 1/3। इस नंबर को आप किस तरह से नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेनी है ऐसे, उसके बाद अपनी मर्जी से एक फासला जो है वो आप तय कर लें, भी आपने 1 इंच का फासला रख के निशान लगाने हैं या 2 इंच का या 1.5 इंच का, ठीक है। तो उसके मुताबिक आपने निशान लगा लेने। ये देखिए तकरीबन 1 इंच के फासले से मैंने ये निशान जो है वो लगा लिए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपने कहीं एक सेंटर में एक नंबर ले लेना 0, और उसके राइट साइड पे सारे पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव। अब ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल आप यहाँ पे सेंटर में ये लें, आप इधर भी ले सकते हैं इधर भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा अब नंबर जो है वो हमारा 4 से ग्रेटर है, क्योंकि 4 कंप्लीट हो चुका है और उससे ये थोड़ा ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे ये 0 है, 1 2 3 और ये 4, यहाँ तक तो 4 कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है 1/3, तो जो नेक्स्ट हमारे पास ये वाला नंबर है ना, ठीक है, इसका क्योंकि 1/3 है तो नीचे वाला डिनोमिनेटर देखें 3, तो आपने इस सेक्शन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेने। तो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लगाए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो 1 2 और ये 3 सेक्शन हो गए, ठीक है। अब इन 3 सेक्शन में से ये क्या है 1/3, तो आपका यहाँ से चलेगा, देखिए जी 1 2 3
4 और जो नेक्स्ट है वो 1 आउट ऑफ 3 है। ये 3 हिस्से हैं, उनमें से ये एक, ठीक है, यहां पे आप निशान लगा लेंगे 1 आउट ऑफ 3, ये वाला पॉइंट बन गया आपके पास, ठीक है। इसको हम कहेंगे 4 इंटू 1/3। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो एक नेगेटिव नंबर है, 2 इंटू 1/7, ठीक हो गया। अच्छा, तो आपने अगेन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेनी है और एक मखसूस लेंथ रखते हुए, चाहे 1 इंच या 2 इंच, आपने मार्किंग कर लेनी, निशान लगा लेनी। जैसे मैंने यहाँ पे लगाए 1 2 3 4 5, ये निशान लगा दिए, ठीक है। और मैंने 0 जो है वो यहाँ पे लिया इस बार, क्योंकि हमारा नेगेटिव नंबर इस तरफ आएगा, इसलिए 0 को मैंने यहाँ पे रखा और इधर मैं वो नंबर ड्रा करूँगा। अच्छा, आप देखिए ये 2 तो कंप्लीट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, 2 से आगे 1/7 है, नीचे क्या लिखा हुआ है 7, तो 2 तक यहाँ पर आगे, इससे आगे आपका पॉइंट जाएगा, तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 7, तो आपने इस सेक्शन को, ये जो नेक्स्ट सेक्शन है, इसको 7 हिस्सों में डिवाइड कर लेना। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो आप सेंटर में 6 पॉइंट बनाएंगे तो ये आपके पास 7 हिस्से बन जाएंगे। अब 7 में से कितने हिस्से काउंट करने जी 1, ठीक है, तो ये देखिए ये 0 -1 -2 और जो नेक्स्ट ये 7 है, इसमें से कितना काउंट करना है, ओनली 1, तो ये आ गया हमारा सिर्फ पहला हिस्सा यहाँ पर, तो -2 इंटू 1/7, ये आपके पास पॉइंट आ गया इस नंबर लाइन के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट है जी 5/8। अब इसको अगर आप गौर से देखें तो ऊपर जो है नंबर है वो छोटा है, नीचे नंबर है बड़ा, तो जब भी ऊपर वाला नंबर छोटा हो, नीचे वाला नंबर बड़ा हो, तो आंसर हमेशा 1 से छोटा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो 1 से पहले पहले ही आएगा, तो 0 से लेकर 1 के दरमियान जो है ना हमारा ये नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है जी हमारे पास 5/8, तो नीचे 8 है डिनोमिनेटर में, तो हमने इस सेक्शन के ना 8 हिस्से बना लेने। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गया। तो ये 5/8 है, तो 8 में से कितने हिस्से जाने हैं जी 5, तो देखिए 0 1 2 3 4 और ये 5 आ गया, ठीक है, ये बन गया 5/8, ठीक है। और उसके बाद फिर आप इस पे आ जाए। अब जो हमारा नेक्स्ट है ना वो है जी 2 इंटू 3/4। अब ये 0 है, ठीक है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और इससे आगे हमारा ये पॉइंट आएगा। अब नेक्स्ट लिखा हुआ जी 3/4, नीचे डिनोमिनेटर क्या है 4, तो आपने जो नेक्स्ट सेक्शन है ना इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना। ये देखिए 1 2 3 और ये 4 हिस्से हो गए। अब ये क्या है 2 इंटू 3/4, ठीक है, तो 4 में से 3 पॉइंट तक आपने आगे जाना। देखो ये 0 से 1, ये 2 हो गया और आगे 3/4, एक हिस्सा, 2 हिस्से और ये 3 हिस्से, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3/4। ये पॉइंट आ गया जी इस नंबर लाइन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो आपको नंबर्स दिए गए हैं ना, इन नंबर्स को इस शक्ल में लिखो p/q की, ठीक है, और इसमें p और q जो है वो इंटीजर्स हैं और q इक्वल टू 0 नहीं है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं जी इसके पार्ट नंबर 1 को। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट, ठीक है, और आपने क्वेश्चन को लेट कर लेना है, लेट x इज इक्वल टू 0.4 और 4 के ऊपर एक बार लगा हुआ है। प्यारे बच्चों, बार का मतलब ये है कि ये जो डिजिट है वो रिपीट होता जा रहा है और चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, यानी x इज इक्वल टू 0.4444 ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जब आपने इस तरह के नंबर को कन्वर्ट करना है p/q फॉर्म में, तो आप सबसे पहले ये देखते हैं कि कितने इसके डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखें एक ही डिजिट है 4, अगर एक डिजिट हो जो रिपीट हो रहा है तो आप दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो फिर आप दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं जी, क्योंकि यहाँ पे एक ही डिजिट है 4 जो रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, ठीक है। तो हम इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाय x, और इधर भी करना पड़ेगा फिर आपको मल्टीप्लाई, ठीक है, वो हो जाएगा यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4444 ऐसे, ठीक है बच्चों। तो अब क्या होगा,
आपने इससे मल्टीप्लाई किया है इसको, ये बन जाएगा 10x, और ये जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट यहाँ से आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा 4.444। अगर आप एक और 4 लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये चलते जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे यूं, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपने ये करना है कि पॉइंट से पहला जो कंप्लीट है डिजिट उसको अलग कर लें, पॉइंट के बाद वालों को अलग कर लें। इसको वैसे ही लिखते हैं जी हम 10x 4 प्लस पॉइंट के बाद वाला अलग कर लेंगे 0.4444। पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है तो मतलब आप चाहें तो 0 लगा सकते हैं, ये 0 लगा लें, ठीक है। अब जरा गौर करें, ये क्या लिखा हुआ है 0.4444, तो ये क्या था, x इज इक्वल टू 0.4444, तो इसकी जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं x को, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 10x इज इक्वल टू 4 प्लस x। अब ये भी x वाले टर्म, ये भी x वाले टर्म, इसको इधर ले आइए, ये हो जाएगा 10x माइनस x, इधर क्या रह जाएगा आपके पास 4, ये वाला 10 में से x गया तो 9x, एंड 9x इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। तो अब अगर यहां से आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 9 उस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास वो नंबर आ गया x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। यही था ना x इज इक्वल टू 0.4 बार, जिसको हमने कन्वर्ट करना था p बाय q फॉर्म में, तो देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 4/9 आ गया, ठीक है। तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इस तरह से आपका आंसर आ गया। अब आप आ जाए जी इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, वो है जी हमारे पास 0.37 और 37 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो आप सबसे पहले लेट कर लें, लेट x इज इक्वल टू 0.37 और उसके ऊपर बार, जिसको हम यूं भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.373737, ऐसे चलता जा रहा है, ये x है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस तरह के नंबर को इस तरह फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेट किया x के इक्वल, फिर इसको यूं लिखा। अब आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है 100 से, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं जो खुद को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इधर मेंशन करेंगे पहले कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे भी कि ये आ गया हमारा 100, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी x के साथ इधर भी, और इधर भी लिख देते हैं जी 100 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरी साइड के साथ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख दीजिए x इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और दूसरी तरफ आपने मल्टीप्लाई कर देना इसको 0.373737 डॉट डॉट डॉट, सही है। ओके, तो ये बन जाएगा आपके पास 100x, और ये जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट 2 डिजिट आगे जाएगा, 1 स्टेप 2 स्टेप, ये बन जाएगा बच्चों 37.3737। अब चाहें तो एक और 37 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लामहदूद हद तक जाते जा रहे हैं आगे, जितने लिखना चाहे लिख सकें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे हो गया, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब देखो यहाँ पे अगेन हमने क्या करना है कि जो पॉइंट से पहले कंप्लीट है उसको अलग कर लें, पॉइंट के बाद वाले को अलग कर लें। तो इधर आप लिखेंगे जी 100x इज इक्वल टू 37 और प्लस पॉइंट के बाद वाला 0.373737, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है, चाहे तो 0 लगा ले, ओके। अब गौर कीजिए 0.373737 तो हमारे पास x के इक्वल था, तो यहाँ पर हम x पुट कर देंगे, 100x इज इक्वल टू 37 प्लस यहाँ पे x आ जाएगा, ये भी x वाले टर्म, ये भी x वाले टर्म, इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 37, राइट, ओके। अब क्या करना है जी, आपको यहां से इसको माइनस करना है, ये बन जाएगा 99x इज इक्वल टू 37, आपको वैल्यू चाहिए x की, तो 99x के साथ यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड, 37 डिवाइडेड बाय 99, तो ये आ गया जी हमारा डिजायर्ड आंसर। देखिए इसको हमने x के इक्वल सपोज किया था, और x का भी आंसर क्या है 37/99, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपने सेकंड पार्ट को भी आसानी से सॉल्व कर लिया। अब आप आ जाए जी इसके थर्ड पार्ट के ऊपर, पार्ट नंबर 3, जो कि है हमारे पास
1। ओके, तो सबसे पहले हम यहां पे लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.21 और 21 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है बच्चों कि यहां पर जो 21 है वो खुद को रिपीट कर रहा है, ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 0.21 21 21 ऐसे चलता जा रहा है, समझ गए? ओके, तो अब हमने क्या करना है, जैसा मैंने पहले बताया आपको कि इस तरह के नंबर को जब p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है तो आप देखेंगे सबसे पहले कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं जो खुद को रिपीट कर रहे हैं, 2 डिजिट। अगर 2 डिजिट हैं तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगेन यहां पे आप मेंशन करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। ओके, और यहां पे लिखेंगे जी आप 100 मल्टीप्लाई बाय, यहां x लिख देंगे, यहां पे भी 100 मल्टीप्लाई बाय वो हमारा नंबर। ओके जी, तो यहां पे प्यारे बच्चों आएगा x से मल्टीप्लाई किया और इधर 0.212121 डॉट 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 ऐसे। अब जरा इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बन जाएगा हमारे पास, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं आप, 21.2121 और भी चाहें तो लिख सकते हैं, वरना इतना भी ठीक है। चलो मैं एक और लिख देता हूँ डॉट डॉट डॉट, क्योंकि जितने मर्जी लिखें आगे डॉट डॉट लगा हुआ है। ये बन जाएगा हमारे पास 100x। उसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट के पहले जो कंप्लीट है उसको अलग कर लें, पॉइंट के बाद वाले को आप अलग कर लें। इधर लिखा उसी तरह से 100x, इधर 21 ऐसे ही रहा, प्लस 0.212121। पॉइंट से पहले कुछ नहीं है, चाहे तो 0 लगा लें। ओके, तो अब जरा गौर करें 0.212121 ये किसके इक्वल था? वो तो x के इक्वल था। यहां पे x पुट कर देते हैं, 100x इज इक्वल टू 21 प्लस x। ये भी x वाले टर्म है, ये भी x वाले टर्म है, इसको हम उधर ले जाते हैं, इधर इसके साथ ये प्लस हो रही है, उधर जाके माइनस हो जाएगी। 100x माइनस x इज इक्वल टू 21। अब प्यारे बच्चों इसमें से x माइनस करेंगे तो आएगा 99x, जो कि इक्वल है जी हमारे पास 21 के। हमें चाहिए वैल्यू x की, x इधर ही रहेगा, 99x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड, 21 डिवाइडेड बाय 99। तो ये आ गया हमारा डिजायर्ड आंसर, जो कि इंटीजर्स की सूरत में है। 21 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, 99 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। प्यारे बच्चों इन क्वेश्चंस के अंदर जो जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है उस प्रॉपर्टी का आपको यहाँ पे नाम बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाए जी पार्ट नंबर 1 के ऊपर। इसको देख के हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। प्यारे बच्चों हमने एक पढ़ी थी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हमारे पास 3 रियल नंबर होते हैं a, b और c, और उसके बारे में हम कहते हैं कि अगर हम पहले a और b को प्लस कर लें और उसके आंसर में फिर c को ऐड करें, या फिर हम पहले b और c को प्लस कर लें और उसका जो आंसर आए उसमें फिर हम a को ऐड करें, तो दोनों तरफ आंसर जो है वो हमें सेम मिलेगा। इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो यहां पर देखिए सेम टू सेम यही कंडीशन है। 3 नंबर्स हैं a, 4 और b, पहले उसने a और 4 को ऐड किया, उसके आंसर में फिर b को ऐड किया, और यहां पर इसने पहले 4 और b को ऐड किया, उसके आंसर में फिर उसने a को ऐड किया, और दोनों जो है वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है अंडर एडिशन कह रहे हैं या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो ये पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट में देखिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो ये पढ़ी थी कि अगर आपके पास 2 रियल नंबर हैं, एक a है और एक b है, अगर आप a के अंदर b को ऐड कर लें या फिर आप b के अंदर a को ऐड कर लें, तो दोनों का आंसर जो है वो आपको सेम मिलेगा, ये प्लस है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहां पर देखिए 2 नंबर हैं जी, एक का स्क्वायर रूट ऑफ 2 और एक स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब पहले स्क्वायर रूट ऑफ 2 के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 3 को ऐड किया गया और फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 2 को ऐड किया गया और दोनों ये इक्वल हैं। तो यहां पर ये वाली प्रॉपर्टी आएगी, ये वाली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहा है एडिशन का। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो इस्तेमाल हो रही है? प्यारे बच्चों हमने सीखा था कि अगर कोई एक नंबर है x,
उसके अंदर कोई और नंबर आप ऐड करो कि उसका आंसर जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 बन जाए, तो वो नंबर जो है वो इसका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स। और वो क्या था, -x। समझ गए? इस नंबर के अंदर ये नंबर ऐड किया तो आंसर क्या आए, 0। तो ये नंबर इसका क्या है, एडिटिव इनवर्स। तो इस प्रॉपर्टी का नाम था एडिटिव इनवर्स। तो यहां पे देखिए x के अंदर बेसिकली x को ही ऐड किया जा रहा है, ठीक है। यहां पे हम यूं लिख सकते हैं ना इसको, x - x = 0, ठीक है। तो यहां पे इस नंबर के अंदर दूसरा नंबर ऐड किया गया और उसका जो रिजल्ट हमें मिला वो क्या मिल रहा है जी, 0 मिल रहा है, यानी एडिटिव आइडेंटिटी मिल रही है। तो इसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया और ये भी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब इस पे आ जाइए। यहां पे हमने एक जो है वो प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हवाले से। उसमें हमने ये देखा था भाई हमारे पास दो नंबर्स हैं वो ऐड हो रहे हैं, एक b और प्लस एक है c, ठीक है। और उनके साथ एक नंबर तीसरा मल्टीप्लाई हो रहा है a। और जब आप इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से होगा ab प्लस ac, यानी a जो है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसमें भी और इस दोनों को मिलेगा। ये देखें a इसके साथ भी आ गया और a इसके साथ भी आ गया, ठीक है। तो यहां पर a दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहां से आपने याद रखना कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ये देखना कि जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट साइड पर है या लेफ्ट साइड पर है। यहां पे देखें ये लेफ्ट साइड पर है, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और जिससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट, उस ब्रैकेट के अंदर ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन, एडिशन हो रही है। तो हम बोलेंगे कि ये हमारे पास जो है वो बेसिकली लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ओवर एडिशन, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे ऑपरेशन क्या हो रहा है, प्लस का। तो देख सकते हैं आप लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यहां से आपको पता लग जाएगा क्योंकि ए दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। देखिए इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रॉपर्टी थी। वो प्रॉपर्टी कौन सी थी, उसमें हम देखते थे कि कोई भी एक ऐसा नंबर कि जिसमें कोई और नंबर ऐड किया जाए तो वह नंबर सेम रहे, चेंज ना हो। एक्स में मैं क्या ऐड करूं तो नंबर एक्स रहे, तो जाहिर सी बात है 0, ठीक है। तो इस 0 को हम कहते थे एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ऐसा नंबर जिसको किसी भी दूसरे नंबर में ऐड करो तो उसका आंसर चेंज ना हो, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 16 के अंदर +0 ऐड किया गया और उसका आंसर 16 ही है। तो यहां पर फिर आएगा हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी, ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हमने एक और प्रॉपर्टी सीखी थी कि आपके पास कोई भी एक नंबर है x, इसके साथ किसी भी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करो कि उसका जो नंबर है वो उसमें कोई चेंजिंग ना आए। अब मैं x को किस से मल्टीप्लाई करूं कि वो x ही रहे, जाहिर सी बात है 1 है। तो 1 को हम बेसिकली कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये 0 एडिटिव आइडेंटिटी था ना, जो ऐड करो तो नंबर सेम रहे। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, जो मल्टीप्लाई करो तो नंबर सेम रहे, ठीक है। तो यहां पे आप देखें x के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया तो x रहा। तो ये जो है बेसिकली प्रॉपर्टी का नाम था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहां देखो 100 के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया, नंबर वही रहा 100। तो यहां पे जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद फिर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी थी जिसमें हमने सीखा था कि आपके पास 3 रियल नंबर है a, b और c। और आपकी बार क्या करते हैं, पहले आप ऐसा करते हैं कि b को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी आप c के साथ, ठीक है। और उसका जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं a के साथ। या फिर आप ऐसा करते हैं कि पहले आप a और b को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो उसका आंसर आया तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं c के साथ। तो आंसर जो है दोनों का आपके पास बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि यहां पर जो ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहा है वो मल्टीप्लीकेशन का है। तो यहां पर भी देखिए 3 नंबर है 4, 5 और 8। पहले 5 और 8 को मल्टीप्लाई किया गया, जो आंसर आया उसको 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। यहां पर पहले 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको 8 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। और दोनों तरफ जो आंसर है वो बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। तो ये अगेन हमारे पास जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लीकेशन या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद हमने देखा था कि अगर आपके पास 2 नंबर है जी a और b, और आप क्या करते हैं a को मल्टीप्लाई कर लेते हैं b के साथ, या फिर आप b को मल्टीप्लाई कर लेते हैं a के साथ, और आपके पास बिल्कुल सेम टू सेम आंसर आता है। तो इस प्रॉपर्टी को भी हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन यहां पे ऑपरेशन कौन सा इस्तेमाल हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का, तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। प्यारे बच्चों, ये हमारे पास कुछ इनइक्वालिटीज हैं, इनके अंदर इस्तेमाल होने वाली प्रॉपर्टी का हमने नाम बताना है। ये बेसिकली ऑर्डर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है जिनके बारे में हम बड़ी डिटेल के साथ बात कर चुके हैं।
अभी हमने सिर्फ इनको पहचानना है कि कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो इस्तेमाल हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। और यहाँ पे आपको दी गई है जी एक इनइक्वलिटी -3 इज लेस देन -1 और साथ में कहा जा रहा है इट इम्प्लाइज डैट 0 इज लेस देन 2 और बताना है जी यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। अब ये कह रहे हैं कि इससे ना ये स्टेटमेंट बनी है, आप उस प्रॉपर्टी का नाम बताओ जिस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए इससे आप इसमें गए। ठीक है, तो देखो ज़रा गौर करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -3, उसकी जगह क्या बन गया 0। इसका मतलब है यहाँ पे आप +3 करोगे तो ये 0 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -1, इधर भी अगर आप +3 करोगे तो ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा +2। तो हम क्या करेंगे जी, -3 के इस तरफ +3 ऐड करेंगे और इस तरफ भी +3 ऐड करेंगे। तो क्या हुआ, आपने 3 का दोनों तरफ जो है वो एडिशन किया, तो -3 +3 कट के 0 हो गया एंड -1 और +3 बन गया हमारे पास +2। तो जो डिजायर्ड था वो हमें मिल गया। तो आपने किया क्या, आपने एक इनइक्वलिटी के दोनों तरफ एक नंबर को ऐड किया है ना, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब दूसरा है जी हमारे पास इफ a इज लेस देन b, अगर जो हमारे पास a है वो स्मॉलर है b से, ठीक है, एंड फिर उसको उलट कर दिया गया यानी रेसिप्रोकल लिया गया, तो फिर 1/a है वो ग्रेटर होगा 1/b से। तो यहाँ पे आपको देख के ही पता चल जाएगा ये a है और a का उलट 1/a होता है, b का उलट 1/b होता है। ठीक है, और अगर a b से छोटा है तो फिर 1/a बड़ा होगा 1/b से। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। इसके बारे में भी हमने डिटेल से बात की थी और इसका प्रूफ भी किया था। अगर आपको यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज़ वापस जाके कंसेप्ट के अंदर जाके इसको रिवाइज कर लीजिए, इसका प्रूफ भी हमने वहाँ पर किया था। तो ये आ गई हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट है जी, इफ a इज लेस देन b देन a प्लस c विल आल्सो लेस देन b प्लस c। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, a लेस देन b, सिर्फ एक चीज है ना, c इधर भी ऐड कर दिया गया, c इधर भी ऐड कर देगा, तो इन इक्वलिटी के दोनों तरफ ना c को ऐड किया गया है ना, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी यहाँ पे AC इज लेस देन BC एंड C इज ग्रेटर देन 0 देन A इज लेस देन B। अब आपकी बुक में जो ये प्रॉपर्टी दी है उसमें पहले ये लिखा हुआ है, फिर ये लिखा हुआ है और लास्ट में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। हुआ क्या, यहां पर आपके पास ये एक इनइक्वलिटी है, क्या A इज लेस देन B। ठीक है, इस इनइक्वलिटी के दोनों तरफ ना C को मल्टीप्लाई किया गया, इधर भी और इधर भी, ये बन गया हमारे पास AC इज लेस देन BC। समझ गए? तो इनइक्वलिटी के दोनों तरफ C को मल्टीप्लाई किया गया और C के बारे में बताया गया कि C जो है ना वो एक ग्रेटर देन 0 नंबर है, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर है। समझ गए? तो आप यहां पर देखें कि एक इनइक्वलिटी के दोनों तरफ एक नंबर को मल्टीप्लाई किया गया, तो सिंपली मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी तरह से ये भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। अब यहां पे कहा जा रहा है कि AC इज लेस देन BC एंड C इज नाउ स्मॉलर देन 0, यानी नेगेटिव वैल्यू है C की। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर आपके पास जो है वो A विल बी ग्रेटर देन B। अब यहां पे कहा जा रहा है, आपको बुक में जो प्रॉपर्टी दी वो यूं दी हुई है, A इज ग्रेटर देन B। ठीक है, तो फिर आपने दोनों तरफ जो है वो C से मल्टीप्लाई किया इसको। AC इज C क्योंकि हमारा नेगेटिव नंबर है, तो जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना दोनों तरफ तो इसका साइन चेंज हो जाता है। ये ऐसे, इसके बारे में मैंने डिटेल से बात की थी, प्रूफ भी करके दिखाया आपको कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, और ये बन जाएगा हमारे पास BC। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा असल में, ये चीज देखो आप, हो ये रहा कि आपने इधर भी और इधर भी दोनों तरफ ना C से मल्टीप्लाई किया, तो इन इक्वलिटी के दोनों तरफ C से मल्टीप्लाई किया है ना, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। कितना आसान। अगर इन इक्वलिटी के दोनों तरफ कोई नंबर ऐड कर रहे हो, एडिटिव प्रॉपर्टी, कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और फिर लास्ट पे आ जाए, लास्ट में हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आपके पास दो रियल नंबर हैं A और B, तो आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज में से एक वक्त में एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो A B के बराबर होगा, या फिर A लेस देन B होगा, या फिर A ग्रेटर देन B होगा। एक उनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी हो सकती है, दो नहीं हो सकती। इसको कहा जाता है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ, इधर A इज ग्रेटर देन B, और A इज इक्वल टू B, और A इज लेस देन B। इसका नाम होता है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 6,
insert two rational numbers between 1/3 and 1/4, 3 and 4, 3/5 and 4/5। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दिए गए इन दो नंबर्स के दरमियान में आपने दो रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो उसका तरीकाकार क्या होता है? सबसे पहले आप इन दोनों की एवरेज ले लें। तो एवरेज लेने से आपको पहला जो है वो रैशनल नंबर मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं आज इसके पार्ट नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, और हम पहला रैशनल नंबर के लिए क्या करेंगे? टेकिंग एवरेज, टेकिंग एवरेज। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 1/3 पहला नंबर, प्लस ये आ गया दूसरा नंबर 1/4। दोनों को आप ऐड करेंगे। ठीक है, एवरेज लेने का तरीका ये होता है दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड। अगर आप चाहें तो यहाँ पे बाय लगा के 2 लिख सकते हैं, नहीं तो एक तरीका ये भी होता है आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना है जी? यहाँ पर आपने इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, अगर एलसीएम लेना आपको नहीं आता तो आसान ट्रिक बताता हूँ। 4 1 दा 4, 3 1 दा 3 और 4 3 दा 12। इसको उससे, इसको इससे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, और साथ में ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे? 4 + 3 हो जाएगा 7, 7 डिवाइडेड बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बन जाएगा 7 1 दा 7 डिवाइडेड बाय 2 4 दा 2 इंटू 12 दा 24। तो ये आपके पास पहला रैशनल नंबर आ गया बिटवीन दीज टू। ठीक है, और उसके बाद जो इसका दूसरा आपने निकालना है। ठीक है ना, तो अब आप क्या करेंगे? आप एक ये नंबर ले लें और एक इसका आखिरी ले लें और इन दोनों के दरमियान एक और ले लें, नंबर मालूम कर लें। ठीक है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इन दोनों का एवरेज निकालें। ठीक है, इनके दरमियान एक नंबर मिल जाएगा, वो भी हमारे पास जो है वो सेकेंड रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? टेकिंग एवरेज, किस किस की एवरेज लेंगे हम? एक हम लेंगे 7/24 और दूसरा कौन सा होगा? 1/4। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे जी? इधर लिखेंगे 7/24 पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर आ गया हमारे पास 1/4। दोनों को प्लस करके हमने 2 पे डिवाइड करना है। तो चाहे तो आप यहाँ बाय लगा के 2 लिख लें, नहीं तो आप यहाँ पर भी 1/2 लिख सकते हैं। इसका मतलब भी यही होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है जी? आपने इनका एलसीएम देना है और बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए एलसीएम देना अगर आप इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। ठीक है, तो सेम कैसे हो सकते हैं? ये 24 है, अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 24 बनेगा, इसलिए हम यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको वैसे लिखते हैं 7/24 प्लस 6 1 दा 6 और 6 4 दा 24, ऐसे हो जाएगा और साथ में 1/2 यूँ रहेगा। ठीक है, और उसके बाद आप क्योंकि डिनोमिनेटर जब बिल्कुल सेम हो जाते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि आप डिनोमिनेटर 1 बना लें ऐसे। ठीक है, और ऊपर वाले जो हैं उनको एज इट इज़ लिखे, 7 उसी तरह से रहेगा, 6 उसी तरह से रहेगा ऐसे, और 1/2। ओके, अच्छा फिर क्या करना है आपने? फिर यहाँ पे आपने ये करना है कि 7 + 6 कितना होता है? 7 + 6 होता है हमारे पास 13। ठीक है, 13 डिवाइडेड बाय 24 और बाहर इससे मल्टीप्लाई हो रहा था 1/2, 1 डिवाइडेड बाय 2। तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा आपका 13 1 दा 13 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 2 होता है हमारे पास 48। तो ये दूसरा रैशनल नंबर भी आपको मिल गया। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद आपने आना है जी पार्ट नंबर 2 के ऊपर। इसको मैं यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ ताकि एक सेपरेशन रहे। अब यहाँ पे 3 और 4 के दरमियान में ना आपने दो रैशनल नंबर काउंट करने हैं। ठीक है, तो पहले तो आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं बाय टेकिंग एवरेज ऑफ 3 and 4। ठीक है, तो आप क्या कर लेंगे जी? 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज ले लिया आपने। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाता है 3 + 4 7 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? तो यहीं पे आपका मसला जो है वो हल हो गया। 7/2 ये आपका पहला आ गया जी वो रैशनल नंबर। ठीक है, अब आप क्या करो? इसको और आखिरी वाले को लो और इनकी एवरेज लो, इससे आपको दूसरा भी मिल जाएगा। तो अगेन आप लेंगे जी टेकिंग
एवरेज ऑफ 7/2 एंड 4। ओके, तो अब क्या कर लेंगे आप, इधर लिखेंगे 7/2 + 4, ठीक है, और इनको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। अगर आप यहाँ पे डिवाइड करके 2 लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे 1/2 लिख सकते हैं। दोनों मेथड हैं। ओके, बार बार बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। इसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1 होता है। अब डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाएंगे तो एलसीएम देना बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड तो है हमारे पास। ठीक है, 7 1 7 + 2 4 8 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो 2 1 2। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है। और मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 1/2 के साथ। 7 + 8 कितना होता है हमारे पास बच्चों, 15 डिवाइडेड बाय 2, और मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 के साथ। 15 1 15 और 2 2 4। तो ये दूसरा आपके पास एक रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम पार्टीशन लगा लेते हैं जी एक, और तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन हमारे पास दो नंबर्स हैं 3/5 एंड 4/5। तो लिखेंगे पहले टेकिंग एवरेज ऑफ 3/5 एंड 4/5, राइट। अच्छा, तो अब क्या कर लेंगे जी, आप इन दोनों की लेंगे एवरेज, यानी दोनों को जमा करके 2 पे करेंगे डिवाइड। 3/5 + 4/5, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे लिख सकते हैं, और आप यहाँ पे 1/2 भी लिख सकते हैं। ओके, तो डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम टू सेम है, एक बन जाएगा आपके पास, ऊपर वाले भी एज इट इज लिखे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। उसके बाद फिर आप 1/2 को अभी ऐसे ही लिखें। 3 + 4 7 होता है, 7/5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/2 के साथ, तो मिलेगा बच्चों आपको 7 1 7 डिवाइडेड बाय 2 5 10। तो ये आपके पास पहला जो रैशनल नंबर है वो आ गया। ठीक है, अब आपको दूसरा निकालना है, तो इसकी और लास्ट वाले की फिर से एवरेज ले लेंगे आप। तो उसके बाद लिखेंगे जी टेकिंग एवरेज ऑफ 7/10 एंड 4/5। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हम 7/10 लिख लेंगे पहले, प्लस फिर 4/5, और डिवाइडेड बाय 2 यहाँ लिखो, या फिर यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। अब देखो बेटा, डिनोमिनेटर इसके डिफरेंट है, तो आप डिनोमिनेटर एक कर लेंगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो आप क्या कर लेंगे, पहले इसको वैसे लिखते हैं 7/10 प्लस इसको 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो फिर ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 2 8 और 2 5 10, डिनोमिनेटर सेम हो गए, 1/2। ओके, अब जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आप एक लिख देते हैं, और ऊपर वाले एज इट इज आते हैं 7 + 8 × 1/2। ठीक हो गया, 7 + 8 बन जाता है हमारे पास बच्चों 15, 15 डिवाइडेड बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये बन जाता है आपके पास 15 डिवाइडेड बाय 10 to the 20। कटिंग करेंगे अगर आप तो 5 3 15 और 5 4 25, तो ये आपके पास दूसरा रैशनल नंबर भी आ गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।